ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सूर्य के पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके अलग अलग प्लैनेट्स के साथ रेशियो निकाला है। तो आप देखेंगे सूर्य के सापेक्ष जो भी उसके पास आएगा उसका पावर सूर्य के सापेक्ष बहुत कम हो जाता है। आगे आगे। हाँ, दूसरा है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट भी आपको ज्योतिष में मिल जाएगा। आपको मार्गी वक्री, मार्गी या वक्री सभी को स्पेसिफाई किया गया है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को सदैव मार्गी कहा जाता है। दूसरा चीज, राहु और केतु को सदैव वक्री कहा जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में राहु और केतु मूव करते हैं, जो लूनार नोड्स हैं। और ये मॉडर्न साइंस में भी एक्सेप्टेड है। अभी के समय में पिछले 100 वर्षों में ये चीज काम हुआ है अच्छे से, जब उनको समझ आया कि हाँ लूनार नोड्स जैसा भी कुछ होता है, उसका मोशन होता है। और ये हमारे यहाँ बहुत पहले से किया जा चुका है। हमें उन शास्त्रों की बातों को मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से समझने की आवश्यकता है। और बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल ऐसे हैं जो कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, यानी कभी प्रोग्रेड होते हैं, कभी रेट्रोग्रेड होते हैं। और ये मॉडर्न साइंस में भी होता है। हालांकि एनिमेशन था, पीडीएफ में नहीं दिखा सकते, लेकिन विज्ञान दर्शन पे ये चीज़ ऑलरेडी लाइव किया जा चुका है। यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। कुछ और बिंदुओं को मैं रख देता हूँ। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये एक बहुत फेमस वाक्य है अपने भारतीय सनातन समाज में। अभी रिसेंट में 2020 में ये रिसर्च आर्टिकल लिखा गया है जिसमें उन्होंने जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उसकी एग्जैक्ट मैपिंग जो गैलेक्सीज और मिल्की वे हैं उनके साथ करके सेम एनालिसिस करके एनालॉजी निकाला है। जस्ट 10 सेकंड। सेम एनालिसिस निकाला है कि ह्यूमन माइंड जैसा ही ब्रह्मांड में यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो उन्होंने बोला सेम वही चीज इन्होंने रिवील किया हुआ है। ठीक, तो बाकी भौतिक शास्त्र में और भी विषय हैं, जैसे अभी डॉक्टर सत्यप्रिय आर्य जी कह रहे थे। वेदवीर आर्य जी आएंगे, अभी बताएंगे कैसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्जरी की गई हमारे शास्त्र में। और उसी क्रोनोलॉजिकल फॉर्जरी का परिणाम ये है कि रामायण, महाभारत या वेदों में अगर आपको लोहा, कॉपर, इन सब चीज़ों का मेंशन मिलेगा तो भी कंसीडर नहीं होता है, उसको पाश्चात्य का बता दिया जाता है। आप देखेंगे तो भारत में जो भी धातुओं का निष्कर्षण है वो चाहे यूरोप हो या अरेबियन सी हो उसके बाद का ही बताया जाता है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि सबसे एंशिएंट जो है भारत में पाया जाता है। ये एक जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जाता है। एल्फिस्टन करके एक ब्रिटिशर था जो यहाँ पे था, कुछ टाइम रूल किया था मुंबई में, उसके नाम का कॉलेज है। उस वो हमेशा स्वीकार्य होता है। और जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो आकाश में वो दिखने वाले सूर्य चंद्र जैसे ग्रहण नहीं होते, वो गणितीय बिंदु होते हैं। जो सूर्य और चंद्र जो अपना भ्रमण मार्ग आकाश में जो गति करते हैं, जिसको हम क्रांतिवृत्त कहते हैं, सूर्य जो आकाश में एक फिक्स लाइन से चलता है, इसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। और क्रांतिवृत्त पे 27 नक्षत्र आते हैं। तो वो वैसे ही चंद्रमा का भी एक मार्ग आकाश में चलता है, वो भी अपने पथ पर गति करता है और वो दोनों नक्षत्र छेदे जाते हैं, मतलब दोनों मार्ग जहाँ पर छेदे जाते हैं उसको राहु और केतु नामकरण दिया गया शास्त्रों में। और आधुनिक विज्ञान उसको नॉर्दर्न नोड और सर्दर्न नोड ऐसा नामकरण देता है। और वो हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे से एक्सट्रीम रहते हैं। तो जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण भी कब लगेगा उसका गणित होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश में लिखा है, संभवतः तृतीय समोल्लास में, कि भाई सूर्य या चंद्र का ग्रहण कब लगेगा उसका पूरा गणित आप ज्योतिषीय गणित विज्ञान से कर सकते हो। इसको सरल भाषा में समझाने के लिए आप ऐसा मान लो कि अगर सूर्य और चंद्र दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे तो वो पूर्णिमा की तिथि बनती है। ये तिथि भी गणित से होती है, क्योंकि तिथि भी आप आसमान में देख सकते हैं। तो सूर्य और चंद्र जब एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहेंगे तो पूर्णिमा की डिग्री बनती है। और उस समय अगर उनके साथ राहु और केतु जो नॉर्दर्न और सर्दर्न नोड्स हैं उनका संयोग हो गया तो चंद्र ग्रहण लगेगा। ये गणित से रहेगा। इसी प्रकार सूर्य और चंद्र दोनों एक ही साथ एक ही नक्षत्र में या एक ही राशि में रहेंगे, 0 डिग्री का अंतर रहेगा तो अमावस्या की तिथि बनेगी। और मान लो उस तिथि पर उनका राहु केतु के साथ संयोग हो गया तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये पूरी गाणितिक प्रक्रिया है। जो कुंडली भी चार्ट दिखाया वो फलित करने के लिए नहीं है।
आप आकाश के जो ग्रहों की स्थिति है उसको आप कागज पर तो लिखोगे ना, कि भाई आज आकाश में सूर्य फला नक्षत्र में है, फला राशि में है, तो उसको आप बोलकर लिखो। उसके स्थान पर कुछ लोगों ने उसको लिखने के लिए मैप जैसी पद्धति बना ली, जिसको हम कुंडली कहते हैं, और वो कुंडली में आपने 12 राशि के 12 कॉर्नर लिख दिए, और उसमें कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कौन सी डिग्री पर है, तो वो उस आपने लिख लिया, तो उसको पढ़ने पर आपको तुरंत पता चल जाता है। ये पूरा साइंटिफिक मेथड है कि भाई आपको लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ता, शॉर्ट में आपको लिखकर दिखा दिया। अब आते हो उसके फलित की बात। कुंडली बनाने तक क्या पूरा विज्ञान गणित है, कि भाई आप गणित करोगे, ग्रह की डिग्री कहाँ पर है, वो कौन से नक्षत्र में है, कौन से अंश पर है, उसका अयन कौन सा है, उसका शिर कौन सा है, वो उत्तर गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है, क्रांति कौन सी है, शर कौन सी है, पूरा गणित का विषय है। अब जब फलित आ गया तो फलित में पाखंड जुड़ता गया और धीरे धीरे वो पाखंड बढ़ता गया, तो उसका हम कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ज्योतिष गणित एक ऐसा विषय है जिस पर आर्य समाज के विद्वानों को थोड़ा और कार्य करना चाहिए, आर्य समाजियों को भी सुनना चाहिए। हम प्रतिदिन संकल्प पाठ में नक्षत्र और तिथि का गान करते हैं, करते या नहीं करते हैं, लेकिन वो तिथि या नक्षत्र की गणना कैसे करी जाती है वो कोई आर्य विद्वान को नहीं आता। आपको तिथि या नक्षत्र की गणना करना तो आना चाहिए ना। मैं ज्योतिष विद्वान नहीं हूं, लेकिन कोई मतलब ज्यादातर 19 आप मुझे बताइए, चलिए एकादशी की तिथि पर लिखा हुआ है, पढ़ा कितनों ने है, आप मुझे बताओ। मैं पूछता हूं, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन सूर्य कौन से नक्षत्र में रहेगा और चंद्र कौन से नक्षत्र में रहेगा, बता दीजिए जी। ठीक है, तो इस पर अध्ययन करना चाहिए और उस पर बात करेंगे। अब मैं प्रचेतस जी को अगला संचालन देता हूं जी। धन्यवाद। आर्य विद्वानों ने बहुत से विषयों पर कार्य किया, सूर्य सिद्धांत पर और विषयों पर। गणित से हम सहमत हैं, जो गणित का पक्ष है, लेकिन फलित से जो अंधविश्वास आते हैं उन अंधविश्वासों का आर्य समाज खंडन करता है। तो इस महीन बारीकियों को हमें समझना होगा। आगे हम बात रखेंगे कि अगले वक्ता के रूप में सबसे पहले तो मैं गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप आए। और हमारे कुछ युवा साथी जो फिजिक्स आदि से ऑनर्स कर रहे हैं, मैंने उन्होंने भी आपसे मिलने की जिज्ञासा की है कि आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो उन्हें आगे के विषयों में उन्हें जानकारी मिलेगी। हमारे बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से की आचार्य और पाणिनि कन्या गुरुकुल से पढ़ी डॉक्टर प्रतिभा आर्या जी हैं। निरुक्त के लिए कहा जाता है कि निरुक्त जो है वो वेदार्थ की कुंजी है, कि वेद का अर्थ जानना हो तो हम कैसे जाने, तो निरुक्त से जाने। तो उस निरुक्त ग्रंथ के कौन कौन से भाष्यकार हुए, उन्होंने क्या लिखा और उनका परिचय, उनके भाष्य का परिचय, इस विषय पर वो अपनी बात रखेंगी। आदरणीय प्रतिभा आर्या जी। धन्यवाद डॉक्टर प्रचेतस जी। इस सभागार में समुपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण एवं सम्मान्य मंच, आज हम सभी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रारंभ किए गए इस महत्वपूर्ण प्रकल्प को लेकर के, कार्य करने के विचार को लेकर के यहाँ सभी उपस्थित हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक उद्घोषणा की, वेदों की ओर लौटो। तो वह वेद जो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ है, उसको समझने के लिए, उसकी व्याख्या पद्धति को जानने के लिए अनेक वेदांगों की रचना की गई। उसमें निरुक्त शास्त्र एक प्रमुख वेदांग है, और निरुक्त वेदांगों में से एक है, क्योंकि निरुक्त का उद्देश्य ही है वेदार्थ की व्याख्या करना। और यदि हम भाषा वैज्ञानिक परंपरा को समझना चाहते हैं तो उसके लिए यह निरुक्त शास्त्र अत्यंत ही प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सिर्फ इसी दृष्टि से निरुक्त का अध्ययन भारत की प्राचीन परंपरा को समझने के लिए आवश्यक है, और शब्दार्थ विश्लेषण का यह ग्रंथ है। और शब्दार्थ विश्लेषण के साथ ही इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि दर्शन हो या व्याकरण हो या मीमांसा हो, इन सभी ग्रंथों का उसमें बहुत ही उद्धरण प्राप्त होता है। इस शास्त्र को
समझने के लिए अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने अनेक टीकाएं लिखी, अनेक व्याख्याएं की और इसकी बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। इस समृद्ध परंपरा को जानने के लिए जब हम वैदिक वाङ्मय के इतिहास जिसकी रचना पंडित भगवत दत्त जी ने लिखी है, उसके द्वितीय भाग में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ हम देखते हैं कि इन आचार्यों की परंपरा में सर्वप्रथम निरुक्त वार्तिक नाम का एक ग्रंथ आता है जो कि सर्व प्राचीन है। और यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो वार्तिक हैं उनका उद्धरण आचार्य दुर्ग, आचार्य यस्क या और उनका हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। आचार्य दुर्ग की टीका इसलिए भी प्रसिद्ध है, बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। इसके कई प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध होते हैं। आचार्य दुर्ग अपने ग्रंथों में कई जगह एके, अन्य, अपरे, व्याचक्षते इस प्रकार की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अनेक पूर्वाचार्य को वह स्मरण करते रहते हैं। और कई सारे ऐसे जो प्रसिद्ध वार्तिक है जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, जिसका उद्धरण भी नहीं प्राप्त होता कि आचार्य दुर्ग से पूर्व किन आचार्यों ने उल्लेख किया है। जब हम निरुक्त शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ एक वार्तिक आती है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशो धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यह प्रसिद्ध वार्तिक आचार्य भगवत दत्त जी कहते हैं कि इसका प्रामाणिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता। स्कंद स्वामी आचार्य दुर्ग की एक वार्तिक का उल्लेख करते हैं जिसमें यह बताया गया कि नैगम कांड की व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। वहां पर वह कहते हैं, तत्वं पर्याय शब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं नैगमे पदे। और यही वार्तिक आचार्य स्कंद भी उद्धृत करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आचार्य दुर्ग के अनंतर आचार्य स्कंद स्वामी हुए हैं। इन्होंने अपने परिचय के विषय में कहा है, अहम च कापिष्ठलो वासिष्ठः, अर्थात मैं आचार्य दुर्ग कापिष्ठल वासिष्ठ हूँ। इससे यह समझ में आता है कि वह कापिष्ठल वासिष्ठ परंपरा से थे। और इस व्याख्या के क्रम में इतने प्रसिद्ध आचार्य होते हुए भी अपनी व्याख्या के क्रम में वह अपना स्वतंत्र मंत कहने की भी वह स्पष्ट अपने अधिकार को रखते हैं। और बड़े ही विनम्र शब्दों में वे कहते हैं कि ईदृशेषु शब्दार्थ न्याय संकटेषु मंत्रार्थ घटनेषु दिरवबोधेषु मतिमता मतयो न प्रतिहन्यति वयं चत्वे एतावदे अवबुध्यामहे। यानी इस प्रकार के कठिन मंत्रों की प्रक्रिया में हमारे विद्वानों की बुद्धियां नहीं चल सकती, हम तो बस इसमें इतना ही स्पष्ट सकते हैं। आचार्य दुर्ग की कुछ पंक्तियों से यह समझ में आता है कि आचार्य दुर्ग ने जो यह समाज में जो भ्रांतियां फैली होती हैं कि वेदों में इतिहास है, वेदों में इसका वर्णन आता है, तो वहाँ पर वह स्पष्ट कहते हैं कि वेदों में जो इतिहास है वह नित्य इतिहास है। और वह इंद्र और वृत्र के युद्ध के मंत्रों के वर्णन में कहते हैं कि वह कोई मनुष्यों का वास्तविक युद्ध नहीं है, वह तो मध्यम स्थानीय देवताओं का माया मात्र युद्ध है। इस पंक्ति से हमें यह अपनी धारणा स्पष्ट रखनी चाहिए कि वेदों में किसी मनुष्यों का इतिहास नहीं प्राप्त होता है। आचार्य दुर्ग का जो निवास स्थान है, इसके विषय में भगवत दत्त जी ने दो मतों को स्थापित किया हुआ है। एक है कि वो जम्मू निवासी हैं और दूसरे आचार्य लोग कहते हैं कि वह गुजरात निवासी भी हैं। तो इसका कोई एक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, पर यह जो आचार्य दुर्ग की जो टीका है यह बहुत ही समृद्ध रही है। इस पे कई आचार्यों ने काम किया है। इस पर दुर्ग वृत्ति को जो संस्करण किया है, प्रामाणिक संस्करण महादेव हरि भडम्बकर ने किया है। और एक संस्करण उपलब्ध होता है राजवाड़े का, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपादेय है। दुर्ग वृत्ति पर प्रसिद्ध शोध कार्य किया है ज्ञान प्रकाश शास्त्री जी ने, और यह बहुत कठिन कार्य है। दुर्ग वृत्ति का समीक्षात्मक अध्ययन उनका यह कार्य है। इन आचार्यों की परंपरा में दूसरे आचार्य हैं आचार्य स्कंद स्वामी।
आचार्य स्कंद स्वामी की भी टीकाएं इस पर प्रसिद्ध रखती हैं और उसका भी संस्करण 1931 में हुआ है और उसके बाद इसके कई सारे संस्करण उपलब्ध होते हैं। और इस ग्रंथ में भी हमें इतिहासकार की वह बात एकदम स्पष्ट रूप से दिखती है जहां आचार्य स्कंद स्वामी कहते हैं कि वेदों में निरुक्त शास्त्र में की दृष्टि से वेदों में किसी भी मनुष्यों का इतिहास वर्णन नहीं है। जो भी इतिहास है वह क्या है, नित्य इतिहास है। और वहाँ पर वह कहते हैं कि आख्यान रूप मंत्रों के यजमान अथवा नित्य पदार्थों में योजना करनी चाहिए। यह निरुक्त शास्त्र का सिद्धांत है। मंत्रों में इतिहास का सिद्धांत उपचार मात्र से है, वस्तुतः नित्य पक्ष से ही अर्थ लेना चाहिए। यह बड़े ही सुहृद होकर के आचार्य कह रहे हैं और उनकी इन बातों को हमें प्रामाणिक रूप से मान करके इस मिथ्या भ्रांति को हमें दूर कर लेना चाहिए। इस क्रम में अनेक आचार्य हुए हैं। आचार्य श्रीनिवास हुए हैं जिन्होंने निघंटु निर्वचनम की अनेक व्याख्याओं में जिनका वर्णन प्राप्त हुआ है। देवराज यजवा जी ने इनका उल्लेख किया है। वो उल्लेख करते हैं कि श्रीनिवासीय व्याख्याने दृष्टः। इस पंक्ति से यह उद्धृत होता है कि श्रीनिवास के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिन्होंने निरुक्त पर अपनी टीका लिखी थी। इसके अनंतर नीलकंठ आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत ही इतिहास के विषय में अपने पक्ष को रखा है और उनका जो पुरुरवा उर्वशी पर जो उनकी जो दृष्टि है और यमयमी संवाद पर जो दृष्टि है वह अवश्य हमें देखनी चाहिए। वे कहते हैं कि बहुत कोलाहल करने से पुरुरवा वायु है, उर्वशी तड़ित है, फैले हुए आकाश में चमकने से उर्वशी उसका नाम है। और आगे लिखते हैं कि एवं नैरुक्त पक्षे योजना कर्तव्या औपचारिको या मंत्रेषु आख्यान समय, यानी मंत्रों में ऐतिहासिक दर्शनानुसारी अर्थ उपचार मात्र से है, परमार्थ से नित्य पक्ष ही सत्य है। इन आचार्यों की यह पंक्ति यमयमी संवाद को समझने के लिए बहुत ही मुख्य है। इस क्रम में कौत्स का निरुक्त भी मिलता है और हम लोगों ने आचार्य ब्रह्ममुनि जी का भी निरुक्त शास्त्र पढ़ा हुआ है, निरुक्त की व्याख्या पढ़ी है, जो निरुक्त समर्शः इस नाम से है, जो बहुत ही उपादेय है और इस वेदार्थ को समझने के लिए बहुत ही अच्छी टीका है। और एक हमारे प्रसिद्ध आचार्य वे पंडित भगवत दत्त जी, इन्होंने इतिहास लिखने में वैदिक इतिहास को लिखने के प्रारंभ करने वाले प्रसिद्ध आचार्य हैं जिन्होंने वैदिक इतिहास लिखने को परंपरा को प्रारंभ किया। इन्होंने वैदिक वामक का इतिहास, भारतवर्ष का बृहद इतिहास और निरुक्त शास्त्र की व्याख्या, कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जिसको हम पूरे जीवन में पढ़ भी नहीं सकते जितना इन्होंने लिख दिया है। और आचार्य की यह दृष्टि रही है भगवत दत्त जी की कि उन्होंने जो पाश्चात्य मत है उसका उन्होंने खंडन किया है। इसमें इस दृष्टि से उनका यह शास्त्र बहुत ही उपादेय है। और हम सभी लोग चूड़ामणि जी का भी पढ़ते हैं जिन्होंने हिंदी में निरुक्त की व्याख्या की है। और उसके अनंतर मुकुंद बख्शी जी हैं जिन्होंने संस्कृत में निरुक्त की टीका लिखी है, वह भी अत्यंत उपादेय है। और इन आचार्यों की श्रृंखला में उमा शंकर शर्मा ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने निरुक्त की टीका लिखी है। और सिद्धेश्वर वर्मा जी ने लिखी है इटिमोलॉजी ऑफ यास्क। और निघंटु निर्वचनम नाम का शास्त्र भी पंडित देवराज यजवा जी के द्वारा लिखा गया है। आचार्य विश्वेश्वर ने भी निरुक्त शास्त्र पर अपनी टीका लिखी है। और लक्ष्मण स्वरूप ने भी कई सारे निरुक्त की टीकाओं का अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस निरुक्त शास्त्र को व्याख्या करने की जो हमारी बहुत समृद्ध परंपरा रही है वह अद्यावधि प्रवर्तमान है। और व्याकरणत से कात्स्यम कहा जाने वाला यह निरुक्त शास्त्र अवश्य ही सभी के लिए मननीय, पठनीय है। और इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए
चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम बहुत कम चर्चा कर पाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भाई कृतेश पटेल जी ने इस मंच पर इस विषय को रखा है कि ताकि लोग इस विषय को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए भी हम आगे उत्सुक हों। और कहा है शब्दार्थ ज्ञानम वेद ज्ञानस्य मूलम, अर्थात वेद ज्ञान का सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब हम शब्द के अर्थ को समझ सकें। और शब्द के अर्थ को समझने के लिए निरुक्त शास्त्र अत्यंत ही आवश्यक है। बिना उसके अध्ययन से हम वेदार्थ को नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम इन सुदीर्घ परंपरा की, इन आचार्यों की समृद्ध परंपरा के हम ऋणी हैं, जिन्होंने निरुक्त शास्त्र के द्वारा वेदार्थ को समझने की परंपरा को सुरक्षित रखा है। और इन्हीं बातों को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई कृतेश पटेल जी का। सभी मंच को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। आपने निरुक्त के प्राचीन भाष्यकार से लेकर के आधुनिक जो व्याख्याकार टीकाकार हुए हैं उन सब का परिचय दिया। किस प्रकार निरुक्त में यास्क जो है वेदों में इतिहास नहीं मानते, इसकी पुष्टि में जिन व्याख्याकारों टीकाकारों ने लिखा है उनके विषय में बताया। आपका बहुत बहुत आभार। आर्य समाज में भी विद्वानों में इस विषय पर एक शास्त्रार्थ हुआ था एक बार कि क्या निरुक्तकार यास्क वेदों में इतिहास मानते हैं या नहीं। एक पक्ष में पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी और उनके साथ कई लोग थे, मुझे नाम पूरे स्मरण नहीं है, और एक पक्ष में राजा राम शास्त्री जी, आचार्य विश्वबंधु शास्त्री जी थे। लेकिन पक्ष प्रबल पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का ही था कि निरुक्तकार जो है वो वेदों में इतिहास नहीं मानते। और निरुक्त तो वेदार्थ की कुंजी है, जब तक हम निरुक्त को नहीं पढ़ेंगे वेदों का अर्थ जानना हमारे लिए उतना सहज नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। और इस युवा मंच के इस सत्र में मैं अग्रिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा आलोक झा जी को। आप आर्य आक्रमण का मिथक और डीएनए अध्ययन, इस पर संक्षिप्त समय में अपनी बात रखेंगे। और आयु में आप छोटे हैं लेकिन ज्ञान में आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अभी बहुत युवा हैं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप बहुत ही शोधपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हैं। आलोक झा जी आप आएँ, आर्य आक्रमण का मिथक और डीएनए अध्ययन पर अपनी बात रखेंगे। पीपीटी के लिए फॉरवर्ड कर दिया। हेलो हेलो, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, मैं अपना पक्ष जो है संक्षेप में रखूंगा एवं सर्वप्रथम मंचासीन सभी आचार्य और विद्वत गणों को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन और आर्य जनों को मेरा सादर नमस्ते। एवं आज का जो विषय है, मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ इस विषय को समझाने के लिए कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं किस प्रकार हमारे इतिहास का विकृतीकरण करते हैं। वह जब भी हमारे इतिहास में कोई अनोखी या अद्भुत चीज़ देखते हैं उसको तुरंत विदेशी बताते हैं। अब आपको सर्वप्रथम यह जानना होगा कि आर्य आक्रमण थ्योरी क्यों आई, इसको क्यों लाया गया। तो इसका सर्वप्रथम कारण एक है, संस्कृत भाषा का भारतीय होना, भारत में संस्कृत भाषा की उपस्थिति। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भाषा वैज्ञानिक तौर पर सबसे उत्कृष्ट है। इस कारण उन्होंने ऐसा समझा कि संस्कृत को हमको विदेशी सिद्ध करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी गढ़ी। सर्वप्रथम उन्होंने ये थ्योरी गढ़ी कि आर्य जो है विदेश से भारत आए, भारत और वो अपनी भाषा शास्त्र आदि को लेकर के घोड़ों पर चढ़ कर के आए और अपने साथ धातुओं के लोह के हथियार लेकर के आए। यहाँ की जो वास्तविक प्रजाति थी द्रविडियन, जिसको द्रविड़ वो कहते हैं, उनको मार कर विस्थापित करके यहाँ पर अपना जो स्थान है वो आर्यों ने ले लिया और द्रविड़ों को दक्षिण में धकेल दिया। तो ये उन्होंने ऐसा माना और अपने साथ संस्कृत को लेकर के आए। तो इस प्रकार संस्कृत को विदेशी सिद्ध करने के लिए एक तरह से आर्य
आर्य और द्रविड़ के बीच में विरोध उत्पन्न करने के लिए इन्होंने ये थ्योरी गढ़ी। अब क्या हुआ कि इस थ्योरी का भांडा बहुत बुरी तरीके से फूटा था आज से कुछ 50 या दशकों पहले। ऐसा माना जाता है कि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते और खुद पाश्चात्यों ने ही इसका खंडन कर दिया। अब आर्य माइग्रेशन थ्योरी को इसका एक और नया स्वरूप में लाया गया। आर्य जो इन्वेजन थ्योरी थी वो तो नकार दी गई, परंतु अब कुछ ना कुछ करके जो आर्य है उनको विदेशी सिद्ध तो करना ही था। किसी भी दम पर, किसी भी कीमत पर आर्यों को विदेशी सिद्ध करना इनका एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को लाया गया और कहा गया कि भाई आर्यों ने अटैक तो नहीं किया, हमला तो नहीं किया, परंतु वो बहुत कम मात्रा में, जिसको उन्होंने एक बूंद का नाम दिया, वो एग्जैक्टली ड्रॉप शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए, वो बूंद की मात्रा में, बिल्कुल मतलब कम मात्रा में भारत में आए, यहाँ पर आकर के बस गए और भारत का जो है आर्यकरण कर दिया। तो ये उनकी थ्योरी का एक ओवरव्यू है जो मैंने प्रकृत शब्दों में दे दिया आपको। अब हमें जानना चाहिए कि ये थ्योरी कितनी सत्य है। आर्य वास्तव में भारत में पहले से थे या आए थे? तो इनका एक मानना रहता है कि यहाँ की मूल प्रजाति द्रविड़ थी। तो हमको सबसे पहले इसी का एक देखना चाहिए कि क्या जो भारत की मूल प्रजाति थी वो द्रविड़ थी या द्रविड़ भी विदेशी है। तो अभी आज से कुछ दिवस पहले यानी कि 24 अक्टूबर को उसी दिन एक दिन पहले एक रिसर्च पेपर नेचर में पब्लिश हुआ। नेचर एक ऐसा जर्नल है जो विश्व विख्यात जर्नल है एवं सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उसमें ऐसा बताया गया कि द्रविड़ जो हैं वह भी विदेशी हैं, वह भी बाहर से आए। तो अब हमें सोचना चाहिए कि आर्य भी बाहर से आए, द्रविड़ भी बाहर से आए, मूल भारतीय बचे कौन अब? तो ऐसी तो इनकी थ्योरी है। अब अगर हम बात कर लें अभी आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी की, तो इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है। दोनों ही थ्योरी में यह माना जाता है कि घोड़े भारत में प्राचीन काल में थे ही नहीं और बहुत रेयर थे जहाँ थे, और वो जो रेयरिटी है वो भी बाद में आती है, ये घोड़े भी बाद में आते हैं। तो हमको एक बार इसका परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में घोड़े भारत में थे या नहीं। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक विश्वविद्यालय का पूरा रिसर्च है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर। इसमें आप देखते हो कि माइग्रेशन थ्योरी जो है मैक्सिमम टेस्ट में फेल हो रही है। यहाँ पर आप जो स्लाइड देख रहे हो इसमें आपको दर्शाया गया है कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मैक्सिमम टेस्ट में फेल हो रही है। और ये जो रिसर्च है ये मैं बता दूं कहाँ से पब्लिश हुआ है। ये वेस्टर्न लीगल प्री हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन द हिडन ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न लॉ एंड सिविलाइजेशन, ये रिसर्च पेपर का नाम है जी। मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप ऊपर 4 नाम देख रहे हो। एक आउट ऑफ इंडिया थ्योरी का है, यानी कि भारत से विदेश गए, आर्य जो है भारत से विदेश गए। एक है एनाटोलिया की, और जो दूसरी है वह भी बाहर की है। अब ये जो एनाटोलिया इत्यादि है ये बाहर से आने वाली थ्योरी के समर्थन के विषय में बताते हैं, ठीक है। हेलो अच्छा ऑन था, हेलो हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कार हैं ये इसके राइटर हैं और ये विदेशी हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ईरान, बैक्टीरियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें इन्होंने टेस्ट को लेकर के यहाँ पर ये जो टिक मार्क्स देख रहे हैं आप सबसे स्टार्टिंग में, ये एक न्यूट्रल थ्योरी को लेकर के, और फिर इसके बाद निकोलस और यूक्रेन्स और जो यहाँ पर एंथनी का आप देख रहे हो ये विदेश को लेकर के है। अब यहाँ पे जो आप सारे कट मार्क्स देख रहे हो ना, जो सर्कल बना करके क्रॉस बनाया हुआ है उसके अंदर, ये सारे फेलियर्स हैं, ये सारे फेलियर्स हैं हमारे तथाकथित सबसे प्रामाणिक आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के, ये फेलियर्स हैं। और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के देखेंगे यहाँ पर जो करेक्ट टिक मार्क्स लगे हुए हैं वो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी की प्रामाणिकता को बताता है इसके सबसे लास्ट वाले में। तो यहाँ पर ये आप टेस्ट देख रहे हो कि एक हमारी जो तथाकथित थ्योरी है वो सारे टेस्ट्स में फेल हो रही है, हमने अपने प्रमाणों को नहीं दे पा रही है और उसको प्रामाणिक बताया जाता है।
तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ही इन्होंने पूरे जितने भी क्लेम किए जाते हैं हमारे तथाकथित थ्योरी के द्वारा, उन सब को परीक्षित किया है। और ये कम से कम 5-6 स्लाइड्स में है, ठीक है। अगर जो स्लाइड शेयर कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये सारी स्लाइड्स वो एक बार दिखा दें, जिससे मैं समझा पाऊँ ये सारी चीज़ों को। तो ये एक विविध विषयों पर जो आर्यन माइग्रेशन से संबंधित है, उस पर ये पूरी स्लाइड है, जिसमें ओरिजिन को लेकर के, लिंग्विस्टिक एविडेंस को लेकर के आप देख सकते हो मैक्सिमम थ्योरी में 1 में पास हो रही है, 2 में फेल हो रही है। मतलब इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। ये देखिए सारे में इनकी जो थ्योरी है पूरी फेल जा रही है। तो ये तो इनकी प्रमाणिकता है इनकी थ्योरी की तथाकथित। एक रिसर्च पेपर ही काफ़ी है इनकी थ्योरी को पूरा ख़त्म करने के लिए। और ये स्लाइड्स आप चाहें तो देख सकते हो, यहाँ पर शेयर कर दीजिए कि लोग अगर चाहें तो उनको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर फ़ोटो लेकर के देख सकें। तो इनमें मिसलेनियस एविडेंस, फिर लिंग्विस्टिक एविडेंस, हॉर्स के एविडेंस, और जो संस्कृत की प्राचीनता को लेकर के जो एविडेंस है वो सब इसमें बताया गया है। और एक और इमेज मैंने शेयर करी थी जी। तो अब मैं आपको कुछ स्थल बता देता हूँ जहाँ से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं भारत में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो डोमेस्टिक हॉर्स है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो इक्वस कैलिबस है। और ये इक्वस कैलिबस जो हॉर्स बोन है, इसकी जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, उससे एक बकौनी नामक एक विदेशी विद्वान थे, उन्होंने इसकी जियोलॉजिकल तरीके से इस हड्डी की जांच करी थी। एक हड्डी प्राप्त हुई थी हमको हड़प्पा स्थल से। उन्होंने बताया कि ये जो हड्डी है ये घोड़े की है और यह हड़प्पा कालीन है। अब घोड़े अगर हड़प्पा में आर्य लेकर के आए तो पहले कहाँ से प्राप्त हो रही है? अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि इसको चैलेंज किया गया, रिचर्ड नामक इक्वली रिस्पेक्टेड विद्वान द्वारा इसको चैलेंज किया गया। पर वो जो तथाकथित विद्वान थे उनके चैलेंज की प्रामाणिकता अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो एग्जामिन कर रहा है, आर्कियोजियोलॉजिस्ट जो इसको एग्जामिन कर रहा है हॉर्स के बोन को और बता रहा है कि वो हॉर्स का बोन है, और एक बंदा केवल फोटो देख करके रिजेक्ट कर दे रहा है, बोल रहा है कि हमने बस देखा और रिजेक्ट कर दिया, कोई एग्जामिनेशन नहीं किया, क्यों ये घोड़े की हड्डी नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, ना कोई उसका बायोलॉजिकल टेस्ट किया, ना कुछ किया, और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो प्रामाणिकता उसी की रहेगी जो एग्जामिन करेगा। एग्जामिन किसने किया वो सबको पता है कि जो बकौनी नामक विद्वान थे, उन्होंने इसका एग्जामिनेशन करके इसको हॉर्स बताया। ठीक है, तो प्रामाणिकता है। अब मैं इसको थोड़ा संक्षेप में कर देता हूँ। जो डीएनए को लेकर के मैंने बात कही, भारत में और एम्प्टी डीएनए में हमको स्टेपेजीन मिलता है, परंतु जो भारत का एंशिएंट हड़प्पन टाइम पीरियड है या 1900 बीसी जो आर्य के भारत आने की जो टाइम पीरियड बताई जाती है, उसमें कोई भी स्टेपेजीन हमको नहीं मिलता। तो जो एंसेस्ट्री जो बताई जाती है विदेश से आर्यों की, ये सिद्ध नहीं होती किसी भी प्रकार से। और घोड़े वाला तो होक्स मैंने बता दिया आपको। और एक और मैंने इमेज भेजा था, ये आप देख सकते हो। और ये जो इमेज है ये भी गवर्नमेंट बॉडी से है, ASI से उठाया हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वॉल्यूम 1। ये आप इसका पेज देख रहे हो, इसमें एक सेक्शन है एनिमल्स वाला, कि भारत में आर्कियोलॉजिकल फील्ड्स के द्वारा जो एनिमल के बोन्स ढूंढे गए थे, आदि ढूंढे गए थे, उसमें आप ये देख सकते हो इन इंडिया, यहाँ पर देख सकते हो, इन इंडिया द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेट हॉर्स अकर्स इन 4500 BCE बागौर में, जो राजस्थान में एक स्थल है। यहाँ पर 4500 BCE में हॉर्स के प्रमाण मिलते हैं, वो भी अर्लीस्ट फेस में हड़प्पा के। तो अब आप समझ लीजिए कि इनकी थ्योरी कितनी ज़्यादा प्रामाणिक है। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और संक्षेप में मैं इसका सारांश बता दूं कि जो इनकी थ्योरी गढ़ी जाती है उसका जो प्रमाण मिलता है उसके विपक्ष में प्रमाण उपस्थित होते हैं, इनके पक्ष में, यानी कि आर्य 1900 BC में भारत आए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इतना कह के मैं जो श्रोतागण हैं जिन्होंने इतने ध्यान से सुना और इस क्रिटिकल विषय को ध्यान से समझने का प्रयास किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
और मंचासीन सभी को मेरा पुनः से प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। रहेगा आगे प्रश्नोत्तर का समय मिलेगा। आर्य इन्वेजन थ्योरी पर इनका एक व्याख्यान इस सत्र के पहले भी हुआ था और एक व्याख्यान अभी, व्याख्यान का तो समय नहीं मिल पाया, मात्र 10 मिनट ही मिले। प्रश्न को समय नहीं, इसके बाद जब अंतिम में प्रश्न का है समय, और आर्यों के बाहर से आने, आर्यों के आक्रमण पर इस प्रकार के बहुत से व्याख्यान इनके होते रहते हैं। मैं बिना कोई समय लिए, वेदों में छंद होते हैं, हमारे यहाँ वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। तो छंद, एक तो लोक में छंद हैं जो हम लोग गाते हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वेदों में भी छंद हैं और वो वैदिक छंदों के बारे में हमें ज्ञान देंगे। हमारे बीच विद्वान हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य रामचंद्र जी। आपकी गुरुकुल माध्यम से शिक्षा भी हुई है, संस्कृत, वेद, व्याकरण आदि का अध्यापन कार्य करते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय को, इस गूढ़ विषय को अत्यंत सरल भाषा में हम सभी को समझाने का प्रयास करें। आदरणीय आचार्य रामचंद्र जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंचस्थ सभी विद्वज्जन, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि युवाओं के इस विशेष चिंतन का जो ये मंच है, जिसके माध्यम से आर्य समाज ने एक नई करवट ली है और समाज में जो परिवर्तनशील विषय हैं जिन पर नई पीढ़ी को चिंतन करने चाहिए, उन पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ में हमारे समक्ष बहुत सारे विद्वजन भी उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी विदेह योगी जी महाराज यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वजन महानुभाव इस मंच का बहुत ही अच्छे प्रकार से संचालन कर रहे सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र डॉक्टर प्रचेतस जी, जम्मू विश्वविद्यालय के आचार्य, जिनका आपने उद्बोधन सुना, डॉक्टर सत्यप्रिय जी, डॉक्टर प्रतिभा जी, डॉक्टर आलोक जी और साथ में गोविंद आर्य जी, जिनके विद्वजनों का व्याख्यान हमने सुना। इस कार्यक्रम के बीच में हमारे शोभा बढ़ा रहे आर्य विद्या वंश के बहुत ही यशस्वी डॉक्टर वेदवीर आर्य जी। विषय है वैदिक छंद समीक्षा। मुझे लगता है कि विषय थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि छंद समीक्षा विषय पर जब हम चिंतन करेंगे तो उससे पहले छंद के विषय में जानकारी होनी चाहिए। स्थान भी थोड़ा सा ऐसा है, मैं एक छोटी सी कथा रखता हूँ, उसके बाद मैं अपने विषय को, विचार को आगे रखूँगा। वो कथा इस विषय से जुड़ी हुई नहीं है। एक प्रसंग आता है महाभाष्य में, और उसमें आता है कि एक बार आचार्य शाकटायन अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और उनके सामने से पूरी एक सेना निकल जाती है। पूरे गाजे बाजे के साथ में सेना निकलती है और शिष्य जो है उनका ध्यान थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन जब वो कक्षा पूरी होती है तो शिष्यों ने पूछा कि आचार्य जी, आपको मालूम है आपके पास से कोई सेना गुजर गई और पूरे गाजे बाजे के साथ में गुजर गई? तो शाकटायन ऋषि का कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कब यहाँ से सारी सेना चली गई, क्योंकि मैं तो अपने विद्या के अध्ययन अध्यापन में पूरी एकाग्रता के साथ में लगा हुआ था और इस बीच में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मैं कई बार इस प्रसंग की चर्चा करता हूँ, लेकिन आज मुझे इसका प्रत्यक्ष अवसर मिल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे विद्वज्जन भी और खास करके श्रोत्री वृंद भी इस विषय में पूरी एकाग्रता के साथ में इस विषय को सुन रहे हैं। जो विषय है छंद समीक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर वेदांगों की एक परंपरा रही है, उसमें 6 वेदांग होते हैं। मैं एक बार नाम भी दोहरा देना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि जिन लोगों को ये परिचित नहीं है उन्हें परिचित हो जाए। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ऐसी एक संकल्पना हमारी परंपरा में की गई कि यदि वेद को एक पुरुष माना जाए
तो ये जो वेदांग हैं, ये वेदांग उसको समझने के महत्वपूर्ण आधार होंगे। और उस आधार के परंपरा में शिक्षा शास्त्र जो आता है उसको यहाँ पर घ्राण अर्थात नासिका के साथ में उपमा दी गई है। जो कल्प शास्त्र आते हैं उन्हें वेद को समझने के लिए जो हमारे शरीर में हाथों की उपयोगिता होती है उस रूप में कल्पशास्त्र को बताया गया है। हम यदि समझना चाहते हैं वेद को तो उसके लिए व्याकरण जो है से मुख के रूप में कहा गया है। अभी हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित विदुषी डॉक्टर प्रतिभा जी ने जिस शास्त्र की चर्चा की, निरुक्त की, उसे हमारे मनीषियों ने श्रोत्र के रूप में कहा है। और साथ में जो ज्योतिष है जिसकी भी अभी हम चर्चा सुन रहे थे, उसे हमारे विद्वानों ने वेद विषय को समझने के लिए नेत्र के रूप में कहा है। और जिस विषय पर मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ, छंद शास्त्र, उसे हमारे आचार्यों ने कहा है कि वेद के स्वरूप को समझने के लिए छंद शास्त्र की भूमिका वह है जो पाद अर्थात पैरों की भूमिका हो सकती है। आप यदि महसूस करेंगे इस विषय को समझने का तो स्पष्ट होगा कि जिस प्रकार से शरीर के पूरे अस्तित्व को आधार देने के लिए जो शास्त्र चाहिए उसे हम छंद शास्त्र कहते हैं। पर छंद शास्त्र की उपयोगिता या उसका जो स्वरूप है उसके बारे में बहुत सारे मतभेद हमारे यहाँ पर प्राप्त होते रहे हैं। छंद से आप अपरिचित नहीं हैं। छंद बहुत ही भाषा के क्षेत्र में छंद से हम सब जानते हैं कि अलग अलग छंद होते हैं। शार्दूल विक्रीडित है, शिखरिणी है, मंदाक्रांता है। पर जब हम वेद में जाते हैं तो वेद विषय में छंद को समझने के लिए हमारे को एक थोड़ा सा नए तरह का अवधान की अपेक्षा होती है। और समझना चाहिए कि ये जो छंद का विषय है इसकी उपयोगिता बहुत गहरी है। उसकी गहराई को हम इतनी जल्दी के समय में नहीं समझ सकते, पर फिर भी मैं आपको थोड़े 2-3 बिंदुओं की तरफ इंगित करूंगा कि वो कैसे कार्य करता है और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो ये समझना चाहिए कि वेद में जब हम छंदों के ऊपर चर्चा करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके विभाजन की जो सीमा रेखा है वो थोड़ी नहीं है। लगभग 110 प्रकार के छंद हमारे वेद के विषय में प्राप्त होते हैं। लेकिन उसका जो विभाजन का जो प्रमुख जो आधार प्राप्त होता है वो 7 छंदों में प्राप्त होता है। 7 छंद। मैं आपकी जानकारी के लिए उनके नाम भी दोहराना चाहूँगा ताकि आपको पता रहे कि वेद के अंदर जो छंद हैं वो कौन से हैं। उसमें गायत्री छंद है, उसमें उष्णिक छंद है, उसमें अनुष्टुभ छंद है, उसमें बृहति छंद है, उसमें पंक्ति छंद है, उसमें त्रिष्टुप छंद है और हम जिसे अंतिम छंद जानते हैं उसे हम जगती छंद कहते हैं। आप सबकी जानकारी, क्योंकि केवल विद्वत्ता का व्याख्यान नहीं रहे, आपके साथ में भी विषय जुड़ करके जाए, इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जिस क्रम में मैंने ये नाम बताए हैं वह क्रम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये जो 7 छंद मैंने बताए हैं, इन 7 छंदों में क्रमशः 4-4 अक्षरों की वृद्धि होती है। आप समझेंगे तो जो गायत्री छंद है हमारा, उसमें कुल 3 पाद होते हैं और उस 3 पाद में प्रत्येक पाद में 8-8-8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से गायत्री छंद, हम उस छंद को बोलते हैं वेद में जिसमें कि 8-8-8 अर्थात 24 अक्षर होंगे। इन छंद के क्रम में जब आप क्रमशः 4-4 अक्षर जोड़ते जाते हैं तो अगले छंद का नाम बनता जाता है। जैसे हमने कहा गायत्री छंद, तो उसमें 24 अक्षर होंगे। उसमें यदि आपने 4 जोड़े तो अगले जो छंद होगा जिसे हमने उष्णिक कहा उसमें 28 छंद हो जाएंगे। अगले में 4 जोड़ा तो उसे वेद कहता है कि वह अनुष्टुप छंद होगा, उसमें 32 हो जाएंगे। अगले में 4 जोड़ते हैं तो बृहति बन जाएगा। अगले में जब हम 4 जोड़ेंगे तो पंक्ति छंद होगा और अगले में जब हम 4 जोड़ेंगे तो त्रिष्टुप बनेगा। और जो अंतिम जो छंद है, जो कि ये जो 7 छंद है, इसके आधार पर से सभी छंदों का विभाजन आगे बढ़ता है। तो जगती छंद में 44 अक्षर होते हैं। मुझे लगता है कि जो छंदों का जो महत्वपूर्ण स्वरूप है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके साथ में जो 2-3 बिंदु हैं जिनकी तरफ मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम छंद बोलते हैं, आप सबका जो सुपरिचित मंत्र है गायत्री मंत्र, इसके गायत्री का एक अर्थ तो बहुत सारे हैं, बहुत व्यापकता है। पर इस गायत्री मंत्र को जो हम गायत्री बोलते हैं
इसके पीछे इसका गायत्री छंद में होना यह भी एक आधार है, और गायत्री छंद में होने के कारण से हम इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। पर जो विषय है थोड़ा सूक्ष्मता में यदि आप जाएंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने इस छंद की परंपरा पर बहुत गहराई से मंथन किया, और इसके लिए 4 प्रकार के विभाजन और भी मिलते हैं। विभाजन मैंने आपको 108 और 110 तक बताए, पर यहाँ पर एक जो विभाजन मिलता है वह विभाजन हमारे पास में प्राप्त होता है। एक अक्षर यदि किसी छंद में कम हो जाता है, एक अक्षर, तो उसको नाम दिया गया है निश्रित। कल्पना कीजिए, हमने कहा गायत्री छंद, इसमें 24 अक्षर हैं, पर यदि किसी एक पाद में एक अक्षर कम होगा उसका नाम दिया गया है निश्रित गायत्री। गायत्री के साथ में नहीं, किसी भी छंद में यदि एक अक्षर कम होगा तो हम निश्चित उष्णिक, निश्चित अनुष्टुप कोई भी नाम उसमें दे सकते हैं। जिस गायत्री मंत्र को हम गायत्री मंत्र बोलते हैं वह यदि आप अक्षर गणना कर सकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह मूल रूप से 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र नहीं है। उसमें जो पहला पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें एक अक्षर कम है, और इसलिए ये जो हमारा गायत्री मंत्र है इसका छंद का नाम होता है निश्रित गायत्री मंत्र। कहने का अर्थ है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, समय की अपनी सीमा है, कि आखिर ऋषियों ने ये जो अक्षरों की जो संख्या कम की है या ज़्यादा की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है। वो आपको मैंने इंगित किया, उसके ऊपर आप स्वयं आगे जाकर के मंथन करेंगे तो आपको लाभ होगा। मैं यहाँ पर उसकी चर्चा भी नहीं कर सकता। जो मूल गायत्री का जो 24 अक्षरों का मंत्र यदि आपको देखना है तो उसका उदाहरण हमें ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, जो आप सबका सुपरिचित है, पहला मंत्र अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसके प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर हैं, और इसलिए पूर्ण गायत्री जो 24 अक्षरों की जो गायत्री छंद है वो इसमें प्राप्त होता है। इसी तरह से 2 अक्षर कम होने पर उसे विराट नाम दिया गया, एक अक्षर ज़्यादा होने पर उसके लिए एक नया नाम है भूरिक, और एक अक्षर के बजाय 2 अक्षर ज़्यादा होते हैं उसे हमारे यहाँ पर स्वराट नाम दिया गया है। मैं आपको छंद की उस दूसरी महत्ता की तरफ इंगित करना चाहूँगा जो वेद की एक गहरी परंपरा है, और वह है, आपने संस्कृत भी देखी होगी, आपने और भाषाएं भी देखी होंगी, लेकिन एक विशेष संकेत जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे और जो केवल वेद मंत्रों में देखे होंगे वो होते हैं स्वर के चिन्ह। आप सब ने देखा होगा कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं उसमें एक ऊपर शिरो रेखा होती है, उसे हम स्वरित देते हैं। आप सबके लिए भी ये विषय है, आपने मंत्रों पर देखा होगा उसमें चिन्ह लगे होते हैं जो आपको कभी समझ में नहीं आते, पर वो जो समझ में नहीं आता वही सबसे ज़्यादा समझने का विषय होता है, क्योंकि जो समझ में आता है वो तो समझ में आ ही रहा है। तो मैं उसकी तरफ आपको इंगित करूँगा कि जो वो जो विषय है उसको छंद शास्त्र के माध्यम से समझा जाता है। 2-3 बिंदुओं की तरफ इंगित करूँगा, समय की अपनी सीमा उसका मुझे ध्यान है। जैसे हम छंद शास्त्र में किस प्रकार से उस विषय को समझते हैं, तो उसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा प्रयोग करने की दिशा में ले जाऊँगा कि हमारे यहाँ पर कुछ प्रयोग बताए हैं। आप यदि समझेंगे उस विषय को तो एक शब्द आता है यथा, थोड़ा थोड़ा इंगित करूँगा मैं आपको। 2-3 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में जिनके माध्यम से हम उस परंपरा को समझते हैं। पाद एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि मंत्रों के अंदर अलग अलग पाद होते हैं, 3 पाद में गायत्री मंत्र होता है। तो अनुदात्तम सर्वम अपादादौ अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसका एक बहुत गहरा अर्थ होता है। इसका अर्थ है कि एक अधिकार की भाषा में जो प्रयोग होते हैं, हमने यदि कहा रामः गच्छति, ये जो चिन्ह लगते हैं उसकी तरफ मैं आपको इंगित करूंगा। रामः गच्छति, तो राम उसमें प्रमुख हो जाएगा, उदात्त का स्वरूप आता है। जो अगला प्रयोग है गच्छति वो अनुदात्त हो जाता है, वो गौण होता है। पर यदि कोई क्रिया उस शब्द से पहले लगती है तो आपको समझना चाहिए कि वेद बहुत गहरी भाषा के साथ में जुड़ा होता है और वो अनुदात्त नहीं होती, वो उदात्त होती है। तो ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो हमारे छंद शास्त्र के साथ हमें जुड़ी हुई है और अर्थ की प्रक्रिया में भी उससे अंतर पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, और इसके लिए ऋषि दयानंद को श्रेय जाता है कि सहस्राब्दियों के बाद जो परंपरा हमारे विलुप्त हुई थी उसको उन्होंने फिर से स्थापित किया।
वह परंपरा यह कि आप श्लोक पढ़ेंगे तो आप जब श्लोक पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें अन्वय करते हैं, आप सब जानते हैं संस्कृत के श्लोकों का अन्वय होता है। पर हमारी वेद की परंपरा की एक परिभाषा है जो यह कहती है कि वेद के मंत्रों का अन्वय नहीं होता, और वो अन्वय नहीं होता इसके पीछे वेद के स्वर शास्त्र के रहस्य छिपे हुए हैं। उसके बारे में मैंने आपको केवल इंगित किया, आप जाकर के उसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल्पना करिए एक मंत्र है, जैसे मैंने बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। आत्वा कणवो अहूसत गृणन्ति विप्रते धियः देवेभिरग्र आगहि। आपने इस मंत्र को सुना, इसमें हर एक पाद में एक एक क्रिया का प्रयोग है। पहले हमने बोला आत्वा कणवा अहूसत, इसमें अहूसत जो है वो उस वाक्य के आखिर में प्रयोग हो रहा अहूसत है। लेकिन जो दूसरा नया जो पाद शुरू हो रहा है गृणन्ति विप्रते धियः, इसमें गृणन्ति क्रिया वाक्य के अंत में नहीं है, वो वाक्य के पाद के प्रारंभ में है। जो तीसरा जो मैं पाद बोल रहा हूं देवे भी रग्न आगही, इसमें फिर से आगही उस पाद के अंत में है। जो रहस्य है वो यह कि जहां जहां यह क्रिया पाद के अंत में प्रयोग हो रही है वहां वहां उस क्रिया का अर्थ गौण हो रहा है, और जहां क्रिया ने पहले प्रयोग हुआ है वहां उसका अर्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप यदि मेरी बात को थोड़ा मेरा साथ दे रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। सामान्य रूप से जब हम इसका अर्थ करेंगे तो अर्थ बन जाएगा कि उसमें अपनी गहराई है, मैं उसको उस दिशा में नहीं ले जाऊंगा। पर सामान्य अर्थ करते हुए में हम हर एक वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग करते हैं, और इसलिए हमें क्रिया के महत्व या गौणता का पता नहीं लगता। पर जब हम वेद के स्वरूप के आधार पर बिना अन्वय के व्याख्या करते हैं तो क्योंकि दूसरे पाद में क्रिया का प्रयोग पाद के प्रारंभ में हुआ है, इसलिए वहां पर पूरे मंत्र का जो केंद्र बिंदु होगा वो पाद के प्रारंभ में होने वाली क्रिया बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, समय की अपनी सीमा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि एक गहरा विषय उसको सार्वजनिक जगह पर चिंतन करने के लिए जो अपेक्षा है हमारी, और बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऋषि दयानंद इस बात को कह करके गए हैं कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो केवल कथानक नहीं है, उसके पीछे गहरी सोच है, गहरी दृष्टि है। पर उस वेद को समझने के लिए इस शास्त्र परंपरा से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, और उस विषय को इस महासम्मेलन के माध्यम से हमने सार्थक किया एक सार्वजनिक मंच पर, तो उसके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट होता है। और एक दो विषय और भी बहुत गहरे हैं, उसकी तरफ मैं आपको इंगित नहीं करूंगा। पिछले दिनों एक गणित के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान है, आप सब जानते होंगे, मंजुल भार्गव, आपने नाम सुना होगा। उन्हें जब नोबेल का गणित का नोबेल प्राइज जैसा बड़ा प्राइज मिला तो उस व्यक्ति ने लिखा कि मुझे ये जो प्राइज मिला है गणित के क्षेत्र में, उसके पीछे वैदिक और जो लौकिक छंद शास्त्र है उसकी परंपरा से जो गहरी दृष्टि प्राप्त हुई है गणना के आधार पर, उसके कारण से प्राप्त हुआ है। विषय बहुत व्यापक है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष करके प्रचेतस जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने निर्विघ्न रूप से इस कार्य को संपन्न कराया, और वो बहुत सबसे कठिन कार्य है जिसको आप संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, सभी विद्वानों का भी आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जटिल विषय को सरल भाषा में हम सबके बीच आपने रखा। आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी, हमारे बीच वेदवीर आर्य जी उपस्थित हैं। आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपकी गहरी रुचि है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारत, मनु से लेकर महाभारत तक की जो काल गणना है, और एक भाग है क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम महाभारत टू मेडुअल इरा, महाभारत से लेकर मध्यकाल तक की जो काल गणना है। इन विषयों पर आप लिखते बोलते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मंच पर आपकी उपस्थिति है। आपसे निवेदन करूंगा वेदवीर आर्य जी से कि आप आएँ और हम सभी को अपने विषय जो है आपका बौद्ध मौर्य काल निर्धारण में पाश्चात्य दोष, तो बौद्ध और मौर्य काल, इस विषय में आप अपनी बात रखेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।
विशेष रूप से यूथ इग्नाइट्स ये टीम और कृतेश पटेल जी, डॉक्टर प्रचेतस और सभी विद्वान जो आज मंच पर हैं उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। और निरुक्त, छंद और भौतिक शास्त्र इन सब के बाद अब हम थोड़ा बहुत इतिहास पर चलते हैं कि सबसे बड़ी भारत की जो पिछले 200 वर्षों में जो भारतीय सिविलाइजेशन ने विश्व को क्या योगदान दिया, उसका सही मूल्यांकन ना होने का कारण यही है कि हम इतिहास का सही काल निर्धारण नहीं कर पाए। वो समस्याएं क्या हैं, अभी हम उस पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्यों कालक्रम क्यों प्रमुख है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, उसी के ऊपर जो है जो नरेटिव का जो महल खड़ा किया जाता है वो क्रोनोलॉजी के आधार पर है। जब क्रोनोलॉजी ही फॉल्स है तो आपका उसके ऊपर जितना भी नरेटिव कंस्ट्रक्शन हुआ वो 100% फॉल्स ही होगा। हमें सही फाउंडेशन को ढूंढना है ताकि भारतीय सभ्यता का जो सही कालक्रम है वैदिक युग से लेकर आज तक हमारे भारत ने विश्व को क्या योगदान दिया उसका सही मूल्यांकन हो सके, इसलिए कालक्रम का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, आप सबको पता ही है महाभारत कब हुआ, तो 5200 वर्ष पहले। ये हमारी परंपरा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आप चाहें दक्षिण पूर्व एशिया भी चले जाइए, इंडोनेशिया और चंपा जो वियतनाम और वहाँ तक की जो परंपराएं हैं, फिर अफगानिस्तान तक, सारी भारतीय परंपराओं में महाभारत का जो समय है वो 3200 बीसी से 3100 बीसी के बीच में हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि अशोक का समय क्या है, तो आप सबको है कि वो 275 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी और बुद्ध कहाँ 500 बीसी। तो यही बहुत बड़ी दुर्गति हुई है भारत के इतिहास की। जैसे ही बुद्ध का समय 500 बीसी के पास आ गया तो आप महाभारत से डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि पुराणों में जो परंपरा है वो है परीक्षित के जन्म, परीक्षित का जन्म और महाभारत का युद्ध एक समय है, क्योंकि महाभारत युद्ध के संभवतः 2 महीने के अंतराल में परीक्षित का जन्म हुआ था। तो परीक्षित का जन्म और महाभारत युद्ध का समय एक मानकर के गिनती की गई है। तो परीक्षित के जन्म से लेके महापद्मनंद के राज्याभिषेक तक 1500 वर्ष समाप्त हुए। अगर महाभारत काल 3200 बीसी है तो 1500 वर्ष 1700-1600 बीसी के बीच में होता है। मौर्य उसके बाद आते हैं। तो विशेष रूप से बुद्ध का समय क्या होगा परंपरा में, नंद से 200-250 वर्ष पूर्व। महापद्मनंद से पहले ही हुए कि बाद में हुए बुद्ध, तो पहले हुए। तो परंपरा क्या कह रही है कि बुद्ध का समय महाभारत युद्ध के बाद 1200-1300 वर्ष बाद होना चाहिए। जब आपने 500 बीसी किया तो आपके साथ क्या हो गया, आपको 1600 बीसी का समय मिला महाभारत का। लेकिन वो परंपरा है नहीं, तो इसलिए सारे परंपराओं को असत्य मान लिया गया कि बस अलेक्जेंडर की जो तिथि है और चंद्रगुप्त की समकालीनता है, यही भारत के कालक्रम का बेड रॉक है, जो कि मॉडर्न लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस आपको पढ़ाते हैं। यही हमको पढ़ाना पड़ता है, यहाँ तक कि हमारे डीएवी स्कूल्स में भी यही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो आधिकारिक रूप से जो प्रशासन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उन्हीं को ही पढ़ना पढ़ाना, वो वेद पढ़ना पढ़ाना नहीं, वो पढ़ाना आजकल हमारे लिए परम धर्म हो गया है। तो इसलिए पहले हम अपने धर्म से कहाँ भटक गए हैं, उसका है कि जो परंपरागत जो तिथियां हैं उसके हिसाब से महाभारत 3200-100 के बीच में है। फिर बुद्ध मैंने बताया, जैसे महापद्मनंद का समय आता है 1500 वर्ष महाभारत युद्ध से, तो बुद्ध का समय आएगा 1200-1300, तो 1944 to 1864 बीसी महापद्मनंद 1500 वर्ष के बाद। उसके बाद मौर्यों का समय आता है, नंद और मौर्यों के बीच में अधिक से अधिक 100 वर्ष का है अंतर, उससे भी कम हो सकता है। अब समस्या है कि जो आदि शंकराचार्य की तिथि है, सारे जो शंकराचार्य पीठों में वो 6ठी सदी बीसी का समय है। उसका बहुत सारे जो
एक्रोनिम से, मतलब जब कालक्रम का उनका एग्जैक्ट तिथि भी मेंशन्ड है, जो महाभारत काल से लेकर कलयुग से लेकर 2593 वर्ष में उनका जन्म हुआ था, तो वो 509-560 बीसी के आसपास समय आता है। क्यों आदि शंकराचार्य की तिथि 788 to 800 एडी में क्यों आया? वो इसलिए आया कि जब आपने बुद्ध का समय 1900 बीसी से लेके 500 बीसी लेके आए, तो 1300-1400 वर्ष आप आगे लेके आगे, बुद्ध और आदि शंकराचार्य के बीच में 1300 वर्षों का अंतर है। वो कैसे? आदि शंकराचार्य दिंगनाग का खंडन करते हैं अपने जितने भी शारीरिक भाष्य और दूसरे जो ग्रंथ है। तो दिंगनाग वसुबंधु का शिष्य है, और वसुबंधु का जन्म कब होता है? बुद्ध के 900 वर्ष के बाद। तो दिंगनाग 1000 वर्ष। उसके बाद धर्मकीर्ति का भी उल्लेख कर रहे हैं आदि शंकराचार्य, तो धर्मकीर्ति बुद्ध के 1200 वर्ष बाद होते हैं। इसलिए बुद्ध और आदि शंकराचार्य के बीच में 1200-1300 वर्षों का अंतर है। जब आपने बुद्ध का समय 1300 वर्ष आगे लेके आए, तो फिर समस्या हो गई, आदि शंकराचार्य की तिथि को भी आपको 1300 वर्ष आगे लेके आना पड़ा। इस वजह से हमारे पास बुद्ध से आगे भारत के कालक्रम को बताने का कोई हमारे पास तार्किक या तथ्यात्मक कुछ व्यवस्था बची नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया, 1000 वर्षों में सब कुछ समेट लिया। वेद से लेके बुद्ध तक 1500 बीसी से लेके 500 बीसी का समय हो गया। उससे पहले कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन था, कुछ एलियन सिविलाइजेशन था, वो समाप्त हो गए। हम भारतीय कहीं आसमान से टपक गए अचानक, भारत की भूमि से कुछ बताए थे अभी, आर्य बाहर से आ गए कहीं से। तो फिर तो वहीं से हम जो इतिहास कितना विकृत हो गया, क्योंकि काल निर्धारण से जब हम भटक जाते हैं, तो ये भी संभव है कि 1000 वर्ष बाद हम लोगों का जन्म तिथि भी अगर किसी को याद ना हो, तो हम भी एक मिथिकल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए काल निर्धारण और काल का महत्व है इतिहास लेखन में। विशेष रूप से जब हम भारतीय कालक्रम का अध्ययन करेंगे, तो जो कि आज तक हम जिसकी गिनती है, जैसे शक कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन करना है। विक्रम संवत का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले उसका निर्धारण करते हुए हम पीछे चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें जब हम एपिग्राफी, क्योंकि भारत के जितने भी, भारत में लगभग 1 लाख से अधिक अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों का अध्ययन कालक्रम के लिए क्यों प्रमुख होता है? क्योंकि अभिलेख जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसका पुनर्लेखन संभव नहीं है। जो बाद के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बार बार लिखी गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो भी पत्तों पर लिखा, पत्ते अगर जीर्ण शीर्ण हो गए, फिर दूसरे पत्तों पर लिखा गया, फिर उसके बाद पेपर आए तो पेपर पर लिखा गया, इस तरीके से वो प्रतिलिपियां हैं। लेकिन अभिलेख ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो वो अधिक प्रामाणिक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभिलेख ही जो प्रमाण है, वो लिटरेरी एविडेंस के साथ भी सामंजस्य है, जब आप सही ढंग से अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, वो नेक्स्ट स्लाइड उनको बताना, वो सब। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकारों ने क्या किया, कुछ ऐसे अभिलेख हैं, बहुत सारे, मैंने 500 से लेके 1000 ऐसे अभिलेख मिले जिनको आधुनिक इतिहासकारों ने फोर्जरी करके डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि किसी ने इसको फोर्ज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कालक्रम में उनको समझा नहीं पाए। जब मैंने अध्ययन किया तो शक 2 हैं, 1 नहीं। एक प्राचीन शक कैलेंडर है जो 583 बीसी में प्रारंभ हुआ। दूसरा जो है, जो कि भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने शुरू किया, वो 78 एडी में। सिंपल, जब अंग्रेज आए थे, उनमें विलियम जोन्स 1784, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, आप कहते हो विक्रमादित्य, तो हमारी पूरी परंपरा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, और विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 बीसी में। और विक्रमादित्य की सभा में कौन थे? वराह मिहिर कालिदास। और वराह मिहिर क्या कर रहे हैं? शक संवत 427 का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो 78 एडी के बाद में होना चाहिए कि पहले होना चाहिए? तो हमारे पास उत्तर नहीं था, क्योंकि हमें प्राचीन शक संवत याद नहीं रहा, हम भूल चुके थे। हमें केवल 78 एडी पता था। तो जब 427 पंच सिद्धांतिका में वो कह रहे हैं कि 427 शक ही रहा, तो हमारे लिए उसका समाधान नहीं बना।
यही कालिदास का जो ज्योतिर्विदाभरणम ग्रंथ है वो एक डेट दे रहे हैं कलयुग में 3068 दे रहे हैं। तो 3101 से आप काउंट कर लीजिए, 33 BC आता है तो वो बिल्कुल विक्रमादित्य के समकालीन है। लेकिन वो शक संवत का भी प्रयोग कर रहे हैं, 425 शकईरा। अब समस्या हो गई 78 AD से 425 अगर हम ऐड करते हैं तो 500 AD के बाद ही समय आता है। तो ये है हमारी विस्मृति भी उसमें कारण बना, क्योंकि हम ये नहीं बता पाए विक्रमादित्य जो 57 BC में जो संवत प्रारंभ कर रहे हैं उनकी सभा में रहने वाले वराहमिहिर कालिदास शक संवत का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, इसका समाधान हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर भी शक शब्द का प्रयोग हुआ वो 78 AD के बाद ही रखा। इस प्रकार हमारे लिए 660 वर्षों की जो हमारा जो कालक्रम का इतिहास है वो आगे आ गया। तो ये एक गंभीर गलती है जहां से 660 वर्षों की जो गलती। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, उनको एक बार उनको कहना पड़ेगा। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया। और दूसरी जो समस्या है, एक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भद्रबाहु का शिष्य बना दिया गया जैन आचार्यों में। एक तो मैंने 660 वर्ष की जो गड़बड़ी हो गई। दूसरी जो समस्या है, बुद्ध और महावीर को कंटेम्परेरी किया गया, जबकि महावीर का समय बहुत स्पष्ट है, शकईरा से 605 वर्ष पहले और विक्रम संवत से 470 साल पहले। लेकिन समस्या बुद्ध के लिए है। तो बुद्ध कंटेम्परेरी कैसे हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य को आपने क्या किया, भद्रबाहु के शिष्य के रूप में किया। लेकिन जितनी भी परंपराएं, जैन परंपराएं हैं, विशेष रूप से हेमचंद्र से पहले कहीं पर भी मौर्यों का उल्लेख नहीं है। ये है उज्जैन के कुछ गुप्त वंश, मालव गुप्त वंश के चंद्रगुप्त हैं, जिनके पुत्र सिद्धसेन है। सिद्धसेन का पुत्र भास्कर है, जिन्होंने श्रवण बेलगोला में एक जैन मठ की स्थापना की थी। उसके बाद वो श्रवण बेलगोला शहर बना। इसलिए पूरे कर्नाटक साहित्य में गुप्तान्वय चंद्रगुप्त की बात करते हैं, मौर्यान्वय की नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य महावीर निर्वाण से बहुत पहले के हैं। तो ये समस्या है। ये एक और गलती जैनियों ने किया। लेकिन हम, क्योंकि जैनियों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रसिद्ध थे, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षसम नाटक बहुत प्रसिद्ध था भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में आइडेंटिफिकेशन किया, जो कि एक मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन था, जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हो चुका था। ये दो गलतियों की वजह से हमारे पास 1380 वर्षों की क्रोनोलॉजिकल गड़बड़ी आ गई। जहां 1944 BC में जन्म होना था बुद्ध का, उनका हमने 563 BC में लेके आए। यही हमने जो उनका निर्वाण की तिथि 1864 BC था, वो हमने 483 BC में लेके आए। इस तरह 1380 वर्षों की जो गंभीर गलती है, ये अगर हम इन दोनों समस्या, मैं दो ही बता रहा हूं, दो ही समस्याएं, ये दो गंभीर गलतियां जो कालक्रम के उनको सुधारा जाए तो भारत की जो परंपरागत जो इतिहास है महाभारत काल से आज तक, वो 100% सत्य है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं ये 583 BC में कहां से लेके आया। ये है चालुक्यों का एक अभिलेख मिला है, एक ताम्रपत्र है, कुर्तकोटी एक प्लेस है बादामी के पास। उसके अंदर एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स का वर्णन है। इसमें शकवर्ष 530 बताया गया है। 530 और 78 AD ऐड कर लीजिए, कितना होता है? 608। 608 AD में आप जाके, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, नासा का वेबसाइट है, चेक कर लीजिए। 608 में ऐसा कोई टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं हुआ जो कि भारत में विजिबल था। तो इसलिए क्या कहा गया, ये फोर्जरी कह दिया कि ये कॉपर प्लेट जो है ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर मैं फोर्ज करता हूं, आज मैं कहता हूं कि मेरे को एक प्रमाण मिला है कि आज मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को प्रमाण पत्र दिया, मैंने फोर्ज कर लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इस समय में होना, मेरा होना अप्रमाणिक नहीं है। केवल एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथेंटिक है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है कुछ व्यक्तियों का, वो अप्रमाणिक नहीं हो सकता। मैं अगर लिख दूं कि मुझे विक्रमादित्य ने एक प्रमाण पत्र दिया,
तो वो कोई भी कहेगा कि ये तो मूर्खता की बात कर रही है, तो उस तरह की नहीं हो सकती। इसलिए ये जो फोर्जरी वाली जो बातें आती हैं, ये है सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस, सेलेक्टिव रिजेक्शंस। आपने एक मॉडल बनाया हुआ है, जो डाटा फिट होता है वो सही है, जो फिट नहीं होता वो डाटा गलत है। लेकिन मॉडल में जब गलती है, तो जब मैं कह रहा हूँ ये दो समस्याओं को अगर सुधार दिया जाए तो सारे एपिग्राफिक एविडेंस, टोटल 1 लाख इंस्क्रिप्शंस और कंप्लीट हमारा जो लिटरेरी एविडेंस है, सबका समन्वय होता है। जब सारा डेटा वैलिडेट होता है तो फिर गलती मॉडल में है, डेटा में नहीं है। तो ये मैं दो ही गलतियां बता रहा हूँ, ये दो गलतियों को सुधारा जाए तो लिटरेरी एविडेंस और एपिग्राफिक एविडेंस एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से विरोध में नहीं है। नेक्स्ट, तो ये है, ये मैंने लगभग 3,000 वर्षों का समय लिया, 1500 BC से लेके 1500 AD के बीच में कितने ऐसे टोटल सोलर नॉर्थन केवल एक ही मिलता है, क्योंकि वैशाख अमावस्या को रोहिणी नक्षत्र में और रविवार के दिन और मध्याह्न काल में ये बहुत डिटेल में सोलर इक्लिप्स का वर्णन है। इस तरह मैंने 85 सोलर इक्लिप्सेस का डिटेल्स निकाला, जो कि शक वर्ष को उल्लिखित करने वाले जितने भी अभिलेख हैं उनमें से मैंने 100 से भी अधिक इक्लिप्सेस का वर्णन देखा। तो हमें क्या करना चाहिए, डेटा को 2 भागों में विभाजित करना है। ऐसे कितने अभिलेख है जो प्राचीन शक संवत को रिफर करते हैं, ऐसे कौन से अभिलेख है जो कि बाद वाले 78 AD को रिफर करते हैं। फिर आपके लिए कालक्रम का जो निर्माण करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है, और हमारा लिटरेरी एविडेंस भी उससे उसका सामंजस्य हो जाता है। नेक्स्ट, ये अंतर मैंने बताया जो 78 AD में जो है भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने प्रारंभ किया था, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों का एक योग था। क्योंकि हमें जब हम ये कैलेंडर में इंटरकैलेशन के लिए अधिक तिथि, क्षय तिथि, अधिक मास, क्षय मास की जब गणना करते हैं तो आपको बृहस्पति चक्र भी जब साथ लेते हैं तो आपका कैलेंडर एक्यूरेट होता है। दूसरा, हमें अयनांश एक नया एक करेक्शन है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था वराहमिहिर के समय में, उसको सुसंगत रूप से कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये 1 अप्रैल 78 AD से जो शुरू किया गया है उसका मैंने नाम दिया शकांत, क्योंकि भास्कराचार्य शकनृपस्यांते कलेर वत्सराः, शकनृपस्यांते करके 78 AD को रिफर करते हैं। जो 583 BC है, एक शक राजा ने प्रारंभ किया था जिसने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, जबकि दूसरा 78 AD ये भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने प्रारंभ किया, जिसका किसी शक राजा से कोई लेना देना नहीं। तो ये है अंतर। नेक्स्ट, चलिए ये सब छोड़ देते हैं। एक अभिलेख मिला है कर्नाटक में, ये सदर्न कर्नाटका का है, ये बेलूरू में। इसके अंदर लिखा हुआ शकवर्ष 2027। अब 2027 में 78 ऐड कर लीजिए, कितना होता है 2105। मतलब अभी ये भविष्य में होने वाला है लेकिन अभी प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं गलती किया, वो 1017 है, 2027 नहीं है। अब कन्नड़ जिनको भी आती हो देख लीजिए, 2 को कैसे लिखा जाता है, 1 को कैसे लिखा जाता है। इतनी गलती करने वाला मूर्खता नहीं था जो लिखने वाला। चलो ये एक ही मान लेते। नेक्स्ट, इसके अंदर जो है ये विजयनगर का है, 1975 शकवर्ष है। अब यहाँ 9 को फिर दोबारा बदल के 11 कर लेते, कुछ और चेंज करते हैं। तो ये तो फ्रॉड है ना। आप अभिलेख में जो दिया गया है उसके साथ इस तरह का फ्रॉड क्यों कर रहे हो। तो 1975 में 78 ऐड कर लीजिए, कितना होगा 2053, और 30 साल आपको वेट करना पड़ेगा ये वाला। चलो तीसरा, ये है 1919 लिखा हुआ है, कन्नड़ होयसल राजा का है। अब 1919 में 78 AD ऐड कर लीजिए, कितना होता 1995। तो उस समय देवगौड़ा थे कि होयसल राजा थे कर्नाटक के जो भी शासक थे। तो इतने स्पष्ट प्रमाण, इन सब को क्या करते हैं, ये उठा करके कहीं साइड में रख कर देते हैं, ये फोर्जरी है, इनको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए समस्या है, क्योंकि 78 AD में इनको आप व्याख्या, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, फोर्जरी करोगे या कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई ना कोई डेट चेंज करके बताओगे कि ये होगा। नेक्स्ट,
ये बहुत सारे कॉपर प्लेट्स हमको मिले हैं। एक पिंपलनेर है महाराष्ट्र में, जैसे पिप्पाला नगरा संस्कृत में है, तो उसके अंदर एक कॉपर प्लेट है 310 शकवर्ष लिखा हुआ 310 में 78 ऐड कीजिए 388। लेकिन ये जो कॉपर प्लेट है ये अर्ली देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्या है ना कि आधुनिक इतिहासकार क्या करते हैं कि जैसे जैसे लिपियों का विकास हुआ है उसका भी एक कालक्रम बनता है। तो जो चालुक्य हैं वो 500 से लेके 700 के बीच में उसके उनके अभिलेख हैं, उसमें जो लिपि है वो इससे प्राचीन है, तो फिर ये अर्वाचीन है। तो अर्वाचीन अभिलेख में आप कैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है लेकिन डेट 310 है जो कि चालुक्यों से पहले का, ये कैसे है? ये वस्तुतः ये 78 एडी को रिफर कर रहा है, जबकि चालुक्यों का जो अभिलेख है वो 583 बीसी को रिफर कर रहा है। तब आपके लिए जो है कंटिन्यूटी, और इसके अंदर एक सोलर इक्लिप्स का भी वर्णन है, वो स्पष्ट रूप से आपको 18 अगस्त 388 एडी में मिल जाता है वो भी। नेक्स्ट, ये लगभग 5-6 ऐसे कॉपर प्लेट्स मिले हैं जिनका नाम विनयादित्य है, लेकिन 500 बीसी 520 शकैरा लिखा हुआ है। इन सब को उठा के फोर्जरी करके डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 520 में कोई विनयादित्य कहाँ से हुआ? 520 78 अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 598 आता है। तो इसलिए क्या करते हैं, सारे कॉपर प्लेट्स को उठा करके ये फोर्जरी या उनको अपठनीय करके कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे रख देते हैं। नेक्स्ट, ये अभी 10 वर्ष पहले एक प्रणवेश्वरा टेम्पल है तलगुंडा कर्नाटक में, वहां पर जस्ट मंदिर के प्रांगण में ही जब खुदाई कर रहे थे उनको 2 कॉपर प्लेट मिले बिल्कुल साथ में ही, एक के साथ एक में शकैरा। नेक्स्ट, एक में लिखा हुआ शकैरा 1102, दूसरे में लिखा हुआ है 520 520। दोनों में लिपि समान है, दोनों में क्रॉस रेफरेंसेस है, उसके एक ही भूमि के, तो एक दादा को दिया गया एक पोता को दिया गया। अब उन्होंने क्या किया, ये 520 को उठा करके फोर्जरी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक सोलर इक्लिप्स का भी वर्णन है, वो स्पष्ट रूप से चैत्र अमावस्या को हुआ 30 अप्रैल 599 एडी में हुआ, वो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस भी सही है। तो सिंपल, आपको 1102 को 583 से गणना कर लीजिए और 520 को आप 78 से कर लीजिए, दोनों में 70-80 वर्षों का अंतर है, इसलिए सेम समकालीन है। एक पूर्वज को दिया गया, एक उनके पोते को दिया गया। जिस भूमि को दोनों में दिया गया उनकी जो बाउंड्रीज है उनका बिल्कुल सेम वर्णन है दोनों में। या तो दोनों फोर्जरी है, एक ही फोर्जरी क्यों है? क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कैसे 520 है। नेक्स्ट, ये मैंने पूरा स्क्रिप्ट वो मैंने आप लोग, फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, ये वही मैंने किया कि कैसे दोनों में जो है सेम संस्कृत और सेम जो बाउंड्रीज है, जो जिस भूमि का दान दिया गया था वही है इसके अंदर। नेक्स्ट, तो विजयनगर के बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं, आप सबको यही पता है आज तक विजयनगर कब हुआ? 14th सेंचुरी में 1338 के आसपास हुआ, उससे पहले विजयनगर था ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, शका 1104, शका 1104 में 78 ऐड कर लीजिए, कितना होता है? तो 11th सेंचुरी में ही बुक्का भूपति राय का वर्णन है। ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, मैं 30 इंस्क्रिप्शंस बताता हूं जो कि 1338 से पहले के। नेक्स्ट, ये सब 1339 से पहले के अभिलेख है। नेक्स्ट, और बहुत सारे ऐसे 42 ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जिसमें जो मैच नहीं करते हैं, जो वंशावली दी गई है, और जो विजयनगर की जो परंपरा है वो अपने 1000 वर्ष के इतिहास की बात कर रहे हैं। फिरिश्ता भी कह रहे हैं कि जो वो क्लेम करते हैं उनका इतिहास 1000 वर्ष का। तो जो मैं 660 वर्षों की जो गड़बड़ी की बात कर रहा हूँ वो मध्यकाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, और ये जो 600 वर्ष की जो गड़बड़ी, 660 वर्ष की गड़बड़ी है, वो चौहानों का जो इतिहास है ना, माणिक राय से 24 क्लैन निकले, वो 670 एडी के आसपास उनका टाइमलाइन है। तो वो पृथ्वीराज के बाद हुए हैं, तो पृथ्वीराज कहाँ हुए?
और पृथ्वीराज रासों में जो पृथ्वीराज है और पृथ्वीराज विजय जो जयानक है, वो पृथ्वीराज 25 वर्ष में ही उनका निधन हो जाता है, जबकि जो पृथ्वीराज रासों में है वो 43 इयर्स का है उनका, और वो गजनी में जाके उनको मार रहे हैं, जबकि यहाँ पर पृथ्वीराज जो है उनका निधन यहीं पर होता है, वो गजनी नहीं जाते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम है, ये जो 660 वर्षों की गड़बड़ी की वजह से मध्यकाल में, जैसे ही एक बॉटल का आप क्रश करते हो तो सबसे बॉटम वाला आपको जो है वो क्रश होता है, इस तरीके से मध्यकाल में ये समस्या बहुत सारी आ गई। नेक्स्ट 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 ये एक कॉपर प्लेट है, कुदली मठ, आपने देखा होगा श्रृंगेरी में एक और शंकराचार्य पीठ है, उसको कुदली मठ कहा जाता है, उसके अंदर ये कॉपर प्लेट अभी भी है वहाँ पर। उसके अंदर लिखा हुआ है 1073 शक, 1073 में 78 ऐड कर लीजिए, 1151। इसके अंदर विद्यारण्य, विजयनगर, विद्यानगर और शंकराचार्यों के बारे में इसमें वर्णन है, शंकर विजय के बारे में भी वर्णन है। अब ये इन सारे जितने भी अभिलेख हैं इन सबको उठा के इन्होंने फोर्जरी, मतलब ये भी किसी शंकराचार्य जी ने फ्रॉड करके ये लिख लिया और टांग लिया अपने मठ में। तो ये है समस्या, है मॉडल में गलती, आपने एक ही शक वर्ष माना है, उसकी वजह से भारत की क्रोनोलॉजी में ये जो 660 वर्ष की गड़बड़ी है वो सबसे, उसकी वजह से हमारा सारा इतिहास और उसका नरेटिव विकृत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट इस प्रकार से मैंने स्थापित किया कि दो हैं, इसी प्रकार विक्रम संवत भी दो हैं, एक 57 बीसी है, एक दूसरा उससे पहले कार्तिकादि विक्रम संवत है, क्योंकि जैनों में जिस विक्रमादित्य का वर्णन कर रहे हैं वो गर्दभिल्ल के पुत्र हैं, और जो भविष्य पुराण में जिस विक्रमादित्य का नाम है वो गंधर्वसेन के हैं, वो कलियुग के 3000वें वर्ष में उनका जन्म हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये सेकेंड मोन्यूमेंटल इस मिस्टेक मैंने आपको पहले ही बताया, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के हैं उनको आपने भद्रबाहु का शिष्य बनाया। नेक्स्ट, अब मैंने जब शकवर्ष का आपने मैंने बताया एक 583 बीसी, एक 78, अब हम ऐसे कितने अभिलेख हैं जिसमें बुद्ध निर्वाण के बारे में लिखा हुआ है? भारत में बहुत कम मिलते हैं, एक या दो ही हैं, लेकिन आपको श्रीलंका, बर्मा में बहुत सारे अभिलेख हैं। ये लगभग मैंने 19 अभिलेखों को किया जिसमें बुद्ध धम्म संवत और शक संवत दोनों का उल्लेख है। तो दोनों में अंतर क्या है? लगभग 1182 वर्षों का अंतर है बुद्ध धम्म और शकईरा के बीच में। 583 बीसी से 1182 ईयर्स पीछे जाइए तो आपका समय आता है 1765 बीसी। ये वो समय है बुद्ध धम्म जो है थेरवाद बुद्धिज्म का जन्म होता है बुद्ध निर्माण के 100 वर्ष के बाद। तो 1765 में अगर आप 100 वर्ष ऐड करेंगे तो आपको 1864 बीसी आता है। नेक्स्ट, तो ये एक है, आपको मैं एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बता। अभी लुम्बिनी के बारे में आप सबने सुना होगा, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। माया देवी एक उपवन में जस्ट विहरण के लिए गई हुई थी, उसी समय बुद्ध का जन्म हुआ था। तो विश्व में ये प्रसिद्धि है कि लुम्बिनी फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बना है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर है ना क्या हुआ, आप देखेंगे बीच में 2 गड्ढे हो गए। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो वो अभी जो वर्तमान जो टेम्पल है उसके लिए कुछ खतरा बन रहा था, तो जापानीज इंजीनियर्स को बुलाया गया कि उन पेड़ों को रिलोकेट किया जाए। उन्होंने जब पेड़ों को उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया तो उसके उस ट्रेंच के नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक्सपोज हो गए। फिर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया कि भाई ये कुछ आर्कियोलॉजिकल स्टडी हो सकती। उन्होंने देखा कि वुडन स्ट्रक्चर्स थे उसके नीचे, उन सारे वुडन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने जब कार्बन डेटिंग किया तो द डेट्स हैव गॉन बैक टू 1500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक के डेट्स आते हैं, दोनों कार्बन डेटिंग, ओएसएल डेटिंग, दोनों की डेटिंग की। अब समस्या है इतना पुराना कैसे हो सकता? अब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धिज्म से पहले कोई अर्ली कल्ट था जो लुम्बिनी में था। अरे आपने गलत डेटिंग की बुद्ध की, नहीं तो लुम्बिनी में कोई कल्ट था ऐसा तो नहीं था। लुम्बिनी तो एक उपवन था, एक गार्डन था जहां पर घूमने गई थी, वहां तो कुछ था भी नहीं, और लुम्बिनी की कोई प्रसिद्धि किसी भी। तो ये समस्या है आर्कियोलॉजी में। जब आपने
परंपरा को ही असत्य मान लिया तो अपना जो कपोल कल्पनाएं हैं वो प्रमाण हो जाता है, परंपरा असत्य हो जाती है। तो फिर ये सोचना कि आर्कियोलॉजी में आपको प्रमाण मिल जाएगा तब आपके वेद की प्राचीनता सिद्ध होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि परंपरा को आपको सत्य के साथ आपको करना, जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ करना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो ये समस्याएं हैं जो शॉर्ट क्रोनोलॉजी, लॉन्ग क्रोनोलॉजी, जो अशोक का 100 वर्ष के बाद, कुछ 250 वर्ष के बाद, तो वो ये अंतर। नेक्स्ट तो ये है, अगर हम सही ढंग से ये जो 1380 वर्षों की क्रोनोलॉजी आप अगर ठीक करते हैं तो ये महाभारत युद्ध से लेकर के विक्रमादित्य तक की जो क्रोनोलॉजी है, परंपरा 100% सत्य है और एपिग्राफिक एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट। ये है एक और समस्या कि पुराण कुछ कहते हैं, बुद्धिस्ट साहित्य कुछ कहते हैं, महावीर कुछ कहते हैं, ये ऐसा नहीं है। अगर आप तीनों की क्रोनोलॉजी, बुद्ध साहित्य को बुद्ध निर्वाण इरा से काउंट करिए, पुराणों को महाभारत युद्ध से करिए, जैनियों को महावीर निर्वाण से लेके, दोनों को आपने मिक्सअप कर दिया। इस वजह से तीनों स्रोतों का हम समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भारतीयों को ना क्रोनोलॉजी आती है ना इतिहास आता है, बैठे बैठे गप हाँकते हैं, तो हम आपको इतिहास लिखते हैं। ये मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च की नींव यहीं से पड़ी, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा असत्य है। नेक्स्ट। लेकिन एक समस्या, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं कि बुद्ध प्राचीन होना चाहिए और ये शक वाला प्रॉब्लम है, ये कोटवंकटाचलम जी ने भी कहा, नारायण शास्त्री जी भी है, बहुत से विद्वानों ने कहा। समस्या कहाँ आती है कि आज तक हम वो क्यों सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि आधुनिक इतिहासकार एक प्रश्न पूछते हैं, जिसे गुप्त वंश जो 300 BC AD में है, उनको उठाकर के आप 334 BC में लगाओगे तो वो तो सासानियन के कंटेम्प्रेरीज है। कुषाणों सासानियंस उनके कंटेम्प्रेरीज थे। हूणों का आक्रमण हुआ है, ये गुप्त के अभिलेखों में ही लिखा हुआ। ऑक्मेनिड के टाइम में कोई हूणों का आक्रमण नहीं हुआ, तो ये कैसे संभव है? इस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाए। उसका ही समाधान मैंने कहा कि 3 सूत्र हैं। नेक्स्ट। तो जो भारतीय क्रोनोलॉजी में 3 गलतियां, 1, 2 शकवर्ष और शकांत, 2 को एक मानना। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य को आपने भद्रबाहु का शिष्य बनाया, जबकि वो उज्जैन का चंद्रगुप्त था, उसका कुछ लेना देना नहीं था मौर्यों का। तीसरी समस्या ये है कि पिछले 300-400 वर्षों में यूरोपियन हिस्टोरियन ने फर्स्ट एडी को शीट एंकर मान के पूरे विश्व के कालक्रम को एक रिकॉन्साइल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से केवल भारत की नहीं, विश्व की जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं सबके कालक्रम असत्य सिद्ध हुए। ग्रीक्स का भी, सबको वो पीछे लेके आना। मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं गलती है अलेक्जेंडर के डेटिंग में भी, और इनका जो जीसस के बर्थ को लेकर। हमें जीसस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ऑगस्टस के 42nd रेगनल ईयर में उनका जन्म हुआ। तो ऑगस्टस का टाइमलाइन और उससे पहले का जो टाइमलाइन है, आपको यूरोपियन इतिहास के जो दूसरे तथ्य हैं उनके आधार पर करना चाहिए, ना कि फर्स्ट एडी से पीछे चलते हुए आप जो काल निर्धारण कर रहे हैं वहाँ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी हमको वो करने के लिए मैं अभी 2 वॉल्यूम्स में एक बुक पब्लिश कर रहा हूँ, द क्रोनोलॉजी एंड ओरिजिन्स ऑफ इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशन। 1 महीने में वो प्रकाशित हो जाएगी, प्रिंट में है। उसके अंदर मैंने पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं के कालक्रम का विवेचन किया कि कहाँ गलती हुई, क्यों जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमें अपनी कालक्रम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे ही अलेक्जेंडर का टाइमिंग आ जाता है तो मुझे गुप्त काल को 300 BC में लाना पड़ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो ये समस्या नहीं थी। तो समस्या सेम 600-700 वर्षों के कालक्रम की गड़बड़ी वेस्टर्न क्रोनोलॉजी में भी है। उसी को ही मैंने पूर्णता तथ्यों के रूप में स्थापित किया है कि जो जीसस है या ऑगस्टस का टाइम है वो भी आपको 660 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। उसे आप आगे लाओगे तो सारे विश्व के जितने भी प्राचीन कालक्रम है वो गलत साबित हो, क्योंकि वो हमारे लिए मानक नहीं हो सकते। क्योंकि भारत में कहीं पर भी अलेक्जेंडर के समय को मानक मानकर भारत का कभी ना कालक्रम लिखा गया ना इतिहास लिखा गया। वो हमारे लिए कोई किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रखता। नेक्स्ट।
तो इन 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों को अगर हम लेके चलेंगे तब हम विश्व के सही कालक्रम को स्थापित कर पाएंगे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वेदवीर आर्य जी का। आप ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन शोध में रुचि लेते हैं। हम लोग भी अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हैं। हम उस दिन की कल्पना करते हैं कि कब हम और आप बैठ करके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालयों में इस काल गणना को पढ़ाने लगेंगे। वो उस समय की हम लोग बात करते हैं। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, उनके इतिहास के अपने प्रकल्प हैं। वो कहते हैं कि हम इतिहास बदलेंगे, इतिहास को नए ढंग से लिखा जाएगा, लेकिन इस पे कुछ मूलभूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बीच जो प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। स्वामी विदेह योगी जी कुरुक्षेत्र से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विनोद विद्यालंकार जी हैं और प्रियंका आर्या जी हैं, आर्य वीरा जी हैं, वाधवा जी भी बैठे हुए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। मैं कृतेश पटेल जी से निवेदन करूंगा कि अत्यंत संक्षिप्त द यूथ इग्नाइट्स का एक आपको उद्देश्य समझा दूं। आज हमारे मध्य में इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े आचार्य उपस्थित हुए हैं, और जब हमने ये सत्र की सूचना ये सारे विद्वानों को दी और आचार्यों को दी, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा कि भाई ये सारे विषय युवा मंच पर क्या करेंगे। ये सारे विषय तो एकेडमिक डिस्कशन के विषय है, इतने गंभीर विषय युवा मंच पर उठाने चाहिए, युवा मंच से इन विषयों का क्या लेना देना। तब मेरा उनसे यही उत्तर था कि भाई हमें युवा विद्वान भी तो चाहिए ना। हमें युवा के नाम पर खाली रील्स बनाने वाले या सोशल मीडिया पर बातें करने वाले लोगों थोड़ी चाहिए। हमें युवा भजनोपदेशक भी चाहिए, युवा प्रचारक भी चाहिए, युवा लेखक भी चाहिए, युवा विद्वान भी चाहिए, युवा शास्त्रार्थ महारथी भी चाहिए। हर प्रकार का युवा हमें द यूथ इग्नाइट से तैयार करना है। और आप चिंता मत करिए, शास्त्रीय विषय रहा तो क्या हुआ, शास्त्रीय विषय पर भी प्रस्तुति करने के लिए और सुनने के लिए लोगों का टेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा ना। अगर आप टेस्ट ही डेवलप नहीं करोगे तो लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि हमारे वैदिक वांग्मय में इतना गहन चिंतन है, इतनी गहन बातें हैं। तो इस उद्देश्य से हमने ये सुबह के 2 सत्र रखे थे, जहाँ पर हमने मुख्यतः इतिहास और वेदांग आदि विषयों को फोकस किया था और इस पर चर्चाएं करी थी। अब कुछ बातें मुझे अव्यवस्थाओं की करनी है, लाइव चल रहा है इसलिए मैं माइक बंद करके बात करूंगा, क्यों मैं नहीं चाहता कि भाई ये सारी बातें हमेशा के लिए लोगों के सामने रहे। यूथ इग्नाइट्स की ओर से कृतेश जी निरंतर लगे हुए हैं और विभिन्न विषयों पर, चाहे वो शास्त्रीय विषय हों, चाहे वो किसी भी, कल द्वैत, अद्वैत और त्रैतवाद, इन तीनों को लेकर इतनी विस्तृत चर्चा हुई। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे पिताजी आर्य समाज के विद्वान डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी ने कहा कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया और वो कृतेश पटेल के रूप में मिल गया, और वो किसी गुरुकुल से पढ़ा हुआ नहीं है, वो उनका अपना बेटा नहीं है और किसी गुरुकुल से पढ़ा हुआ नहीं है, किसी शास्त्र का कोई परंपरागत पंडित नहीं है, लेकिन आर्य समाज के लिए, मिशन के लिए उनकी जो जिजीविषा है और जो उनके अंदर जो एक कर गुजरने की क्षमता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कोई बात नहीं, आज की इससे पहले हमारे कार्यक्रम बहुत ही विस्तृत रूप से होते रहे। अब कुछ प्रश्न अगर श्रोताओं के हों तो 1-2 प्रश्न हम लोग ले लेंगे। हाँ, प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न, केवल प्रश्न पूछिएगा। हाँ, सभी को नमस्ते। मेरा नाम श्रेयस है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न सत्यप्रीत जी से है कि जैसा कि आपने कहा कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा सीखी और उस पर भाष्य करे ताकि वो क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार कर सके, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमने, आर्यों ने, हिंदुओं ने क्यों नहीं उनकी भाषा सीखी ताकि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकें। मतलब अभी तो सीखी है पर पहले क्यों नहीं करा ऐसा। जी, वस्तुतः इस विषय में एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिन पत्रों से उनके वास्तविक जो विचार हैं उनका पता चला है,
अर्थात उनका जो मिशन था, मिशन का मुख्य उद्देश्य था कन्वर्जन को भारत में स्थापित करना। वो पत्र सरकारी कुछ व्यवस्थाओं के कारण से बहुत समय तक गुप्त रखे गए और ऋषि दयानंद सरस्वती के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पश्चात जब ऋग्वेद भाष्य स्वामी जी ने आरंभ किया तो उसके नियमित ग्राहक मैक्स मुलर थे और मैक्स मुलर एक अलग भावना के साथ गुप्त एक एजेंडे के साथ काम कर रहे थे और उस समय ये पत्र स्वामी जी के सामने भी प्रकाशित हुए होते तो स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में जरूर उनका उल्लेख किया होता। तो बहुत समय तक फोर्सफुली उनको छुपा के रखा गया और जब वो पत्र सामने प्रकाशित हुए तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और उसके मन में ये होता है कि इससे दोस्ती करनी है और दोस्ती करके एक मौका ढूंढना है, उसके बाद इसको मार देना है और इसका सारा सामान मैंने लूट लेना है। और बहुत समय तक वो आपकी भक्ति करते रहे, आपको खुश करने की कोशिश करता रहे और मान लीजिए उसको एक मौका मिल भी जाए और जब बाद में आने वाली पीढ़ियां पढ़ें कि इसकी तो प्लानिंग यही थी, तब आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारी सेवा इतनी क्यों कर रहा था। तो वो पत्र गुप्त रखे गए और ऐसा नहीं है कि समय समय पर इसका प्रतिकार या इसका जवाब नहीं दिया गया। चाहे स्वामी सत्यव्रत सरस्वती हो, सत्यानंद सरस्वती जी की परंपरा हो या इस परंपरा में सत्यव्रत सिद्धांतालंकार आदि की परंपरा हो, बहुत ही उपयुक्त रूप से इन चीज़ों को काउंटर किया गया है, इनके जवाब दिए गए हैं और विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला है और उसी श्रृंखला के क्रम में हम भी आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसके काउंटर्स भी होते रहे हैं, प्रतिकार भी होते रहे हैं। तो इस प्रकार के धन्यवाद। एक दो प्रश्न और हम लोग ले लेंगे जल्दी से। एक मेरा प्रश्न है हाँ। रामचंद्र जी से। आपने जो छंद के अक्षरों की बात करी और उसमें आपने बताया कि ऋषियों ने कुछ अक्षर कम ज़्यादा किए हैं, तो उस विषय पर आप थोड़ा 2 मिनट में संक्षिप्त बताइए कि उसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या कारण है छंदों के अक्षरों के उसमें। वस्तुतः उसके बारे में अभी मैं किसी बहुत निर्धारित स्थिति में नहीं पहुंचा हूं, इसलिए उसके बारे में कुछ कह पाना कि ऐसा है शायद वो भी ठीक नहीं होगा, पर है उसके बारे में कुछ संदर्भ मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। तो उसमें संभवतः कुछ ऐसा है जो लोक हैं हमारे भुवन हैं उनके साथ कोई तालमेल बैठता है, पर चूंकि उसके बारे में मुझे स्पष्टता पूरी नहीं है इसलिए मैं इस समय में उसको कहना उचित नहीं समझता। छंद शास्त्र पर कोई पढ़ने जैसी पुस्तक, जैसे मीमांसक जी तो एक है, उसके छंद अलावा शास्त्र पर जो मीमांसक जी की पुस्तक है छंद है विमर्श, वैदिक छंदो मीमांसा वो है। इसके अलावा भी पुस्तकें हैं, लेकिन वस्तुतः एकमात्र जो यही पुस्तक ऐसी मिलती है जिसमें बहुत प्रामाणिकता के साथ में इस पर विशेष रूप से विवेचन किया गया। बाकी इतिहास की पुस्तकें हैं तो वो इस विषय को ज़्यादा स्पर्श नहीं करती। ठीक, एक पीछे, हाँ एक माइक ले लीजिए। मेरा वेदवीर आर्य जी से एक प्रश्न है। सर मैं उज्जैन से हूँ, आपको मालूम मेरा नाम विवेक गर्ग है, हम लोग आईएचआर ग्रुप में हैं। सर विक्रमादित्य के ऊपर बहुत बातचीत होती हुई है। उज्जैन में ये बात होती है कि ये विक्रमादित्य 4 हुए हैं, तो हर्षा भी 2 हुए हैं, क्योंकि हर्षवर्धन है और एक किंग हर्षा है, और एक ये आ रहा है यशोवर्मन जो मंदसौर में है। तो उस समय पे ऐसा कोई भी किंग नहीं हुआ था जिसने पूरे भारत को जीता था। उनको भी कई लोग विक्रमादित्य से जोड़ते हैं, तो क्योंकि मंदसौर और उज्जैन पास में एरिया है और उन्होंने भी हूणों को हराया था। तो इसमें कितने विक्रमादित्य हुए हैं? स्कंदगुप्त भी विक्रमादित्य हुए हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। वेदवीर जी से एक साथ उत्तर कर दीजिएगा। मेरा नाम कार्तिक अय्यर है। प्रश्न है कि आपने हरिहर और बुक का काल दिखाया, 1078 था शायद से, तो सायणाचार्य का भी एक जो वेद भाष्य हुआ था हरिहर बुक का, उसमें कुछ ब्राह्मणों को एक शिलालेख है कि कुछ उन्हें दक्षिणा आदि दी गई थी। तो सायण का काल क्या निर्धारित होगा? जी एक साथ उत्तर। सबसे पहले जब हम काल निर्धारण पर आते हैं तो हमें ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए किस किस के नाम एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ते हैं। आप विक्रम संवत और शक संवत, क्योंकि ये आज तक हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कहाँ से प्रारंभ है उसको लेके चलना है। मैं बता रहा हूँ कि शक संवत 2 हैं, तो 583 और 78। तो अब हमें अभिलेखों को दोनों में विभाजित करके फिर हमें कालक्रम का निर्धारण करेंगे।
तो हमारी परंपरा और एपिग्राफिक एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस का सामंजस्य। उसी प्रकार जो मंदसौर के यशोधर्मन का वो तो अभिलेख उसके अंदर डेट है कृतयिरा और मालव गणयिरा के बारे में। वो मालव गणयिरा 719 BC से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से लाएंगे तो 150-160 BC के आसपास यशोधर्मन का टाइम आता है। वो वही समय था लगभग ये स्कंदगुप्त के बाद हूणों का जो था उस समय उनका हूणों के साथ रहा। विक्रमादित्य एक टाइटल है, कई लोगों ने लिया। आप चालुक्यों में देखोगे 3-4 लोगों का विक्रमादित्य है, पहले भी हैं। यहाँ तक कि जो वासवदत्ता जो लिखा सुबंधु कहाँ थे? बिंदुसार के में थे, तो वो भी एक विक्रमादित्य के, वो मौर्यों से पहले भी कोई विक्रमादित्य रहे हैं। तो विक्रमादित्य टाइटल है। हमें ये देखना है कि जो संवत से जुड़े हुए कौन है। एक जो जैन आचार्य जिस गर्दभिल्ल के पुत्र की बात कर रहे हैं, उसके बाद 4 वर्ष का ही शक आते हैं, दोबारा विक्रमादित्य उनको हराते। ये 719 BC के 57 BC वाले ये गंधर्वसेन के पुत्र हैं, जिनकी सभा में नवरत्न थे वराह में, क्योंकि जैन इसके बारे में बात नहीं करते, ये नवरत्नों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। स्वामी जी हैं हमारे, स्वामी जी का एक प्रश्न है आचार्य जी से, आचार्य वेदव्रती से। आचार्य जी, आपने बताया कि जो विक्रमादित्य थे उनकी नवरत्नों में कालिदास थे, और आजकल एनसीईआरटी पुस्तकों में समुद्रगुप्त के नवरत्नों में भी कालिदास का वर्णन होता है, और फिर भोज के भी नवरत्नों में कालिदास का वर्णन होता है। तो इसमें कालिदास 3 थे या इसमें सत्य क्या है? और जी एक तो सबसे पहली समस्या है कि ये जो 660 वर्ष की गड़बड़ी की वजह से आपने जो पुलकेशन है उसका समय लेके आए 608, 610 to 630, लेकिन उस समय विक्रमादित्य को नहीं रख सकते आप। तो जो विक्रमादित्य के समय में जो कालिदास थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुंतलेश्वर दौत्यम, अब आपको याद होगा था। वो विक्रमादित्य के, क्योंकि जिस हर्ष को हराने की बात पुलकेशन कर रहे हैं वो विक्रमादित्य ही है, उनका भी एक जो ओरिजिनल नाम था हर्ष था। तब कालिदास जो है उनके एज दूत बनकर जाते हैं कुंतलेश्वर। कुंतल माने कर्नाटक के जो स्वामी हैं। कालिदास एक से अधिक हैं। एक कालिदास जो मेघदूतम के रचना है वो 57 BC वाले नहीं है, उनसे भी प्राचीन है, क्योंकि एक जो जानकी हरणम एक काव्य लिखा गया है जो श्रीलंका के कवि हैं, उनके समकालीन थे। उनका जब समय का बुद्ध निर्वाण के समय ठीक करके जब आते हैं वो 700 BC के आसपास का टाइम बढ़ता है, जो मेघदूतम के रचयिता है। और ये जो कालिदास हैं ये तीनों मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और जो विक्रमोर्वशीयम, इसके लेखक हैं ये कालिदास हैं। जो ये इवन ज्योतिर्विदाभरणम भी जो विक्रमादित्य के समय है। एक और कालिदास हुए, उनके ग्रंथ का नहीं पता, भोज के समय में है, जिसका उल्लेख जो है भविष्य पुराण में आता है। वो कालिदास वो सेना के साथ भी जा रहे हैं, तो हो सकता है वो कवि और सेना दोनों ही हो, क्योंकि हर्ष के समय में मातृगुप्त ये सब जो है वो हस्ती सेना के वो उसके रखरखाव में रहते थे, वो तो वो अपना कार्य भी करते थे और साहित्य सृजन दोनों करते थे। तो ये कालिदास आदि, लेकिन जो प्रमुख कालिदास है जिनके ग्रंथ अभी उपलब्ध है वो 2 ही हैं। एक जानकी हरणम जो उनके समकालीन है वो 700 BC के आसपास, और मेघदूतम और रघुवंशम के जो रचयिता दोनों एक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में अब इसको आगे इसकी चर्चा एक ही अंत में एक रह गया था इनका जो सायण वाला। हमें विक्रमादित्य जो जितने भी 7 से 8 हजार अभिलेख मिले हैं विजयनगर के, उसमें जो शकवर्ष को लेकर के जो 660 वर्षों का है, ये अगर हम सही करके कालक्रम निकाला जाए तो सायण आचार्य जो है वो 700 के आसपास उनका टाइम बढ़ता है, 700 AD के आसपास। समयाभाव से कृतेश पटेल जी और कार्तिक अय्यर जी 2 वक्ता थे हमारे, उनका व्याख्यान हम लोगों ने लगभग नहीं सुना है। स्वामी जी इस पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल इस पे विस्तार से बात होगी। सभी वक्ताओं का प्रशस्ति पत्र, वैसे तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप यूथ इग्नाइट्स के मंच पर आए और अपना अमूल्य समय
और अपने बहुमूल्य विचार हम सबके बीच साझा किए। लेकिन एक प्रतीक के रूप में अभी एक ही वक्ता का हमारे बीच कृतेश पटेल जी ने हमें दिया है, श्री वेदवीर आर्य जी को स्मृति चिन्ह। स्वामी जी हमारे बीच हैं, विदेह मुनि जी, विदेह स्वामी जी, आप आ जाएं और प्रतीक के रूप में बाकी सभी को जो है सायंकाल व्यवस्था होने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक एक प्रतीक के रूप में हमारे एक विद्वान, सभी का सम्मान, सभी विद्वानों का सम्मान करते हुए स्वामी जी आप आ जाइए। एक प्रतीक के रूप में उनका है सभी का सम्मान करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।